व्हाट्सअप एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का इस अमेजिंग से सेशन के अंदर। Yes, very good afternoon everyone and good afternoon everyone। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का इस अमेजिंग से सेशन के अंदर। जल्दी से जल्दी सारे लोग आ जाएंगे। मुझे जल्दी ऑडियो वीडियो चेक दे दीजिए और बता दीजिए कि क्या आपको मेरा ऑडियो, क्या आपको मेरा वीडियो सब कुछ एकदम परफेक्ट है, सब कुछ एकदम बढ़िया है, सब कुछ एकदम जबरदस्त है सर, एकदम बढ़िया है। क्या बात है। अमेजिंग एवरीवन। आज हम लोग क्या करने वाले हैं? आज हम लोग बेटा, कल हमारा यूनिट नंबर 3 चल रहा था। यूनिट नंबर 3 का ऑलमोस्ट 60% अपना हो चुका है। आज हम लोग 40% को कंप्लीट कर डालेंगे और पूरा ये यूनिट भी हम लोग फिनिश ऑफ कर देंगे। क्या? यस सर, ये वाले यूनिट भी अपन लोग फिनिश ऑफ कर देंगे, ठीक है ना। चलिए सर, आ जाओ सारे के सारे। अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे? कल हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ लिया था? लीगैलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन पढ़ लेंगे। आज का अपना 3B है, यूनिट 3B करके ऐसा उसका टाइटल है वीडियो का, ठीक है ना। चलो सर देखो, कल के इसमें हमने क्या क्या देखा था? कल के इसमें हम लोगों ने देखा था यूनिट नंबर 3 में सबसे पहले कैपेसिटी के बारे में पढ़ा था। कैपेसिटी के अंदर एज ऑफ मेजॉरिटी वाले पॉइंट पढ़े। फिर इसके बाद अपन ने पढ़ा था साउंड माइंड, फिर बढ़ा था डिस्क्वालिफाइड पर्सन, फिर माइनर से रिलेटेड बहुत सारे लॉस भी देखे थे हमने। फिर उसके बाद आया था सेक्शन नंबर 13 जो बात करता है कंसेंट के बारे में। कंसेंट को किस तरीके से बजाया जा सकता है? 4 तरीके से, CUFN, यानी कि कोवर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन। ये कुछ तरीके हैं बेटा जिसके कारण कंसेंट से कॉज हो सकता है, मतलब जहां पे फ्री कंसेंट छीना जा सकता है, ऐसा अपन ने पढ़ा था। फिर लीगैलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन के अंदर अगेन अपन ने पॉइंट्स देखे थे एंड उसके अंदर फिर पॉइंट आया था एग्रीमेंट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। क्या आया था बोलो जल्दी से? एग्रीमेंट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, उसके अंदर पॉइंट आया था, ठीक है। चलो अब मैं आज आपको एग्रीमेंट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी अपने को पढ़ना है, फिर इसके बाद अपने को वॉइड एग्रीमेंट्स पढ़ना है और सबसे आखिरी में वेजनिंग एग्रीमेंट्स पढ़ के ये चैप्टर आपका पूरा फिनिश ऑफ हो जाता है, ठीक है। चलो सर, आ जाओ जल्दी से आ जाएंगे मित्रों। एग्रीमेंट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी में सबसे पहला पॉइंट क्या है? ट्रेडिंग विद एनिमी। कौन सा पॉइंट है बोलो जल्दी से? ट्रेडिंग विद एनिमी। ट्रेडिंग विद एनिमी का मतलब क्या होता है? जैसे अगर मैं बात करूं आपके साथ इंडिया बेटा, है ना, और इंडिया के अंदर रहने वाले लोग, ठीक है, ओके। अब मान लो इंडिया का है ना किसी कंट्री के साथ वॉर हो जाता है। क्या हो जाता है? किसी कंट्री के साथ वॉर हो जाता है। अब ये जो वॉर, जिस कंट्री के साथ इंडिया का वॉर चल रहा है, वहां के जो लोग होंगे ना, इन लोगों को अपन लोग बोलेंगे एलियन एनिमी। क्या बोलेंगे इनको? बोलो जल्दी से, एलियन एनिमी। तो जिस समय वॉर चल रहा है इन लोगों के साथ, तो अगर इंडिया के लोग क्या करते हैं, इन एलियन एनिमियों के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ना, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट वॉइड माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं बोलो? वॉइड माने जाते हैं, यानी कि ये एग्रीमेंट को आप एनफोर्सेबल नहीं कर सकते, ठीक है। क्योंकि आप सोच के देखो, जिस कंट्री के साथ आपका वॉर चल रहा है, आप वहां से गुड्स को इंपोर्ट कर रहे बेटा, आप सोचो ना, और उनको आप पैसे दे रहे, और आपके मतलब वो अपने से ही पैसे लेके अपने ही ऊपर ही बॉम्ब डालेंगे, वो आप सोच रहे क्या, है ना। तो इसलिए बोला गया कि अगर इंडिया का किसी कंट्री के साथ वॉर चल रहा है तो वहां के लोग क्या माने जाते हैं? एनिमी माने जाते हैं। याद है आपको? वॉर रुकवा दी पापा, तो बस वही वाला कल मैंने आपको बताया था ना, वैसा ही। तो जिस कंट्री के साथ अपना वॉर चल रहा है, वॉर, है ना, आ जाइए, तो वहां के जो लोग हैं वो एलियन एनिमी माने जाते हैं। और ये जो एलियन एनिमी होते हैं, अगर आप इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो ये वॉइड होते हैं। क्या होते हैं बोलो जल्दी से? ये वॉइड होते हैं, ठीक है ना। अब सारे लोग ध्यान दीजिएगा मैं जो कह रहा हूं उसके ऊपर। अब देखो, ये है बेटा वॉर जब चल रहा है, ठीक है, ओके। वॉर के पहले के समय सर अपन लोग कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं क्या? हाँ सर, वॉर के पहले के समय कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ड्यूरिंग द, मुझे एक बात बताइए जल्दी से, ड्यूरिंग द वॉर कर सकते हैं क्या? नहीं सर। क्या वॉर के बाद अपन लोग फिर से कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं क्या? बिल्कुल सर, वॉर के बाद अपन फिर से कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है ना। चलिए सर, आ जाएंगे नेक्स्ट। अगर मैं कुछ भी बोल रहा हूं तो मैं ऐसे ही थोड़ा सा कंसेप्ट आपको याद रह जाए, मैंने जो बोला उसके लिए बोल रहा हूं, इसका अदरवाइज मतलब नहीं निकालेंगे और कोई फालतू की चीजें कमेंट सेक्शन में नहीं लिखेंगे, सीधा ना। चलो आ जाओ।
देखो क्या, ट्रेडिंग विद एनिमी के बारे में सर अपन लोग यहाँ पे बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? ट्रेडिंग विद एनिमी के बारे में मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ चर्चा कर रहा हूँ, ठीक है। चलो सर फोकस करेंगे, सारे के सारे लोग ध्यान दो यहाँ पे। ओके, देखो क्या क्या बताया जा रहा है यहाँ पे, ट्रेडिंग विद एनिमी, एनी ट्रेड विद द पर्सन ओइंग एलिजेंस टू द गवर्नमेंट। एलिजेंस टू गवर्नमेंट का मतलब होता है जिसका इंडियन गवर्नमेंट के साथ वॉर चल रहा है, मतलब सर वहां के लोग जो है ना वो वॉइड माने जाते हैं। तो ऐसे केस के अंदर इसे इज वॉइड सिंस ऑब्जेक्ट इज अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। हियर एग्रीमेंट टू ट्रेड ऑफेंस अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी बाय टेंडिंग प्रीजुडाइज द इंटरेस्ट ऑफ द पर्सन स्टेट एट द टाइम्स ऑफ वॉर। मतलब बोला जा रहा है कि देखो इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट का मतलब होता है हमारा जो नेशन है उसके इंटरेस्ट में आप ये बात नहीं कर रहे हो, इसलिए इसे क्या बोला जाता है, इसलिए इसे वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स बोले जाते हैं। क्या बोले जाते हैं, बोलो जल्दी से, इसे वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पे बोला जाता है। क्या? बिल्कुल बिल्कुल बोला जाता है, ठीक है। चलिए सर नेक्स्ट इस पे ध्यान देंगे, स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन के बारे में मैं बात करूंगा। स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन का मतलब क्या होता है? स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन मतलब लॉ को जकड़ना। क्या मतलब होता है, बोलो जल्दी से, लॉ को जकड़ना। मतलब सर ऐसा एग्रीमेंट बना जाता है जहां पे हम लोग स्टिफल करते हैं प्रोसिक्यूशन को। क्या करते हैं, बोलो, स्टिफल करते हैं प्रोसिक्यूशन को। मतलब सर ऑलरेडी जो प्रोसीडिंग्स कोर्ट में जा चुकी है, अगर अपन यूजिंग द फोर्स उसको स्लो डाउन करने की कोशिश करते हैं या किसी ना किसी तरीके से सेटल करने की कोशिश करते हैं तो वैसे एग्रीमेंट्स वॉइड माने जाते हैं। सर जरा बताइए तो क्या, देखो इस दुनिया में दो प्रकार के ऑफेंस होते हैं बेटा। एक ऑफेंस होते हैं कंपाउंडेबल ऑफेंस। कैसे ऑफेंस होते हैं, बोलो जल्दी से, कंपाउंडेबल ऑफेंस। और दूसरे कैसे ऑफेंस होते हैं? दूसरे होते हैं नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस होते हैं, है ना। ओके, अब ये जो कंपाउंडेबल ऑफेंस है ना, इसका मतलब होता है कि ये ऑफेंस को आप सेटल कर सकते हो। क्या कर सकते हो, बोलो, सेटल कर सकते हो। जैसे मान लो अगर मेरे गाड़ी का किसी के साथ एक्सीडेंट हो गया और उसमें मेरी गलती थी, तो मैं उसको बोल सकता हूं भाई तू पुलिस वाले के पास मत जा, तेरा जो भी नुकसान हुआ मैं उस नुकसान की भरपाई करवा दूंगा, बराबर ना। तो ये क्यों मैं कर पाया, क्योंकि ये ऑफेंस है, सेटल है। लेकिन मान लो कोई मिस्टर ए है, वो बढ़िया भगाभग मर्डर करता है बेटा लोगों के, बाद में वो घर वालों के साथ सेटल करता है, देख अब वो पर्सन को तो नहीं ला सकता पर मैं 20 लाख रुपए दूंगा, तुम केस मत करना मेरे ऊपर। तो आप सोच के देखो क्या ऐसे ऑफेंसेस सेटल हो सकते हैं क्या? नहीं सर। तो जो नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस है, अगर आपने उसको सेटल करने के लिए एग्रीमेंट बनाए ना, तो ये एग्रीमेंट क्या माने जाते हैं? ये एग्रीमेंट वॉइड माने जाते हैं। मतलब ये नॉट एनफोर्सेबल बाय कोर्ट ऑफ लॉ होते हैं। मतलब सर मैं कहूंगा कि मिस्टर ए ने क्या किया, मिस्टर ए ने मिस्टर बी का मर्डर कर दिया, और ये जो बी के घर वाले हैं ना, उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है कि तुम मेरे ऊपर केस मत करियो, अपन सेटल कर लेंगे, मैं 20 लाख रुपए दूंगा मिस्टर बी के बजाय, है ना। तो बी को तो नहीं ला सकता पर तुम 20 लाख रुपए रखो। तो ऐसे जो एग्रीमेंट होते हैं ये वॉइड माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं, सारे लोग बोलो, ये वॉइड माने जाते हैं ना। हाँ सर ये वॉइड माने जाते हैं, इजी पीजी, सारे लोग बोलेंगे यस सर। देखो, an agreement to stifle prosecution, an agreement to present proceedings already instituted from running their normal course using the force tends to perversion या abuse of the justice या abuse of justice, therefore such agreement is void। देखिए, इफ कंपाउंडेबल ऑफेंसेस को सेटल किया तो नॉट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, लेकिन अनकंपाउंडेबल ऑफेंस है तो ये क्या हो जाता है बेटा, ये अपोज टू पब्लिक पॉलिसी हो जाता है। क्या हो जाता है, बोलो, ये अपोज टू पब्लिक पॉलिसी हो जाता है। क्या? यस सर। क्या मैं आगे बढ़ू? सारे लोग फटाफट बोलेंगे, जल्दी से बोलेंगे, क्या मैं यहाँ पे आगे बढ़ू क्या, आगे बढ़ू क्या, आगे बढ़ू क्या, है ना। चलिए सर ध्यान देंगे, नेक्स्ट थर्ड पॉइंट के ऊपर मैं चर्चा करूंगा। थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है? थर्ड पॉइंट यहाँ पे मेंटेनेंस एंड शैम्पर्टी के बारे में बात करता है। किसके बारे में बात करता है, बोलो, मेंटेनेंस एंड शैम्पर्टी के बारे में यहाँ पे चर्चा करता है। मेंटेनेंस एंड शैम्पर्टी से रिलेटेड यहाँ पे बातचीत आपके साथ करता है। ओके सर, अब देखो मेंटेनेंस का मतलब क्या होता है और शैम्पर्टी का मतलब क्या होता है, आओ मैं आपको समझा देता हूं। बहुत सारे लोगों को ये चीज नहीं समझती है, मेंटेनेंस एंड शैम्पर्टी, है ना। ओके ठीक है, अब देखो ये है बेटा मेरा घर है, क्या है बोलो जल्दी से, ये मेरा घर है, ठीक है। छोटी सी कुटिया है बेटा 2 कमरे की, ठीक है, ये है मेरा घर, है ना। ओके, अब इस घर पे क्या होता है, इस घर के ऊपर है ना बेटा एक गुंडे ने कब्जा कर लिया। क्या कर लिया, बोलो जल्दी से, एक गुंडे ने कब्जा कर लिया। ये मैंने ऐसा सिर बनाया उसका, बराबर है ना। यस सर। तो देखो क्या कह रहा हूं मैं, ये गुंडे ने क्या कर लिया, ये गुंडे ने कब्जा कर लिया। ओके सर, अब क्या होता है समझना बात को। अब होता है ये बेटा, मैं निराश और हताश होके मैं क्या करता हूं, मैं इधर उधर, मैं ऐसा टेंशन में बैठा हूं एक जगह, ठीक है ना। ओके,
अब वहां पे है ना एक व्यक्ति बेटा देव मानुस आते हैं और कहते हैं दिल से रे, दिल से रे। जरा कमेंट में बताना कौन है वो व्यक्ति देव मानुस। वो मुझे कहता है क्या हुआ भाई, इतना क्यों उदास है। मैंने कहा ऐसा ऐसा हुआ है करके। मैं बताता हूँ, देखो ऐसा ऐसा हुआ, कुछ राक्षस लोग आए और उन्होंने मेरे घर के ऊपर कब्जा कर लिया। क्या कर लिया बोलो, कब्जा कर लिया करके, है ना। ये कौन है जो लिखा पीपी होगा, पीपी होगा तुम्हारे दोस्त है क्या बेटा वहां पे, पीपी होगा। चाय पीने आते क्या तुम्हारे यहाँ पे रोज, है ना। आओ पीपी सर, है ना, आओ। मैंने कहा ऐसा ऐसा, तो पीपी सर कहते उसमें क्या है, एक काम करना तू केस कर दे ना उसके ऊपर, तू केस कर दे। मैंने कहा मेरे पास पीपी सर 1 रुपया भी नहीं है, मैं क्या बताऊँ आपको, मैं क्या बताऊं मैं आपको, 5 रुपए की मेरी मंथली सैलरी है, मैं बहुत ज्यादा दुखी हूं, मैं क्या बताऊं आपको। पीपी सर कहते हैं टेंशन मत ले, मैं तुझे क्या दूंगा, मैं तुझे पैसे दूंगा, ठीक है ना। यस, तो इस पैसे से क्या करना, केस करना, मतलब कि सूट को मेंटेन करना। मैं तुझे केस करने के लिए पैसे दूंगा और जब तेरा हो जाएगा तो बाद में तू क्या करना, इन पैसों को लौटा देना। जैसे 1 लाख रुपए, अगर तू बैंक से 1 लाख रुपए लेता तो तेरे को ब्याज लगता 8-10% का, तू मुझे 6-5-7-8% का ब्याज दे देना, ठीक है ना, प्लस 6% का इंटरेस्ट दे देना। यह इंटरेस्ट हो भी सकता है, इंटरेस्ट नहीं भी हो सकता। तो पीपी सर ने मुझे पैसे दिए ताकि मैं क्या कर सकूं, सूट को मेंटेन कर सकूं। क्या कर सकूं बोलो, सूट को मेंटेन कर सकूं। इसे क्या बोला जाता है सर, इसे बोला जाता है मेंटेनेंस। क्या बोला जाता है बोलो, मेंटेनेंस, है ना। तो शैम्पर्टी का मतलब क्या होता है, जब पीपी सर बोलते कि मैं तुम्हें 1 लाख रुपए दूंगा और जब तुम केस जीत जाओगे ना तो बदले में तुम क्या देना, बदले में तुम 1 लाख रुपए मुझे लौटाना, उसके साथ साथ तुम्हारा आधा घर मेरे नाम पे कर देना। तो मैं कहूंगा आपके साथ यहाँ पे पीपी सर को क्या करना है, इस कॉन्ट्रैक्ट से कमाना है बेटा। आप सोच के देखो, जिस दिन आप सोचिए ना, जिस दिन बेटा ये अगर पीपी सर को जब ये मिलेगा पूरा पूरा तो पीपी सर पार्टी करेंगे, बराबर ना, पीपी सर पार्टी करेंगे। 4 बज गए लेकिन पार्टी अभी बाकी है, और पार्टी में शैंपेन होगा, तो इसलिए उसे बोला जाता है शैम्पर्टी। क्या बोला जाता है बोलो, शैम्पर्टी, ठीक है ना। तो शैम्पर्टी में क्या होता है, हमारा एम मदद करना तो है लेकिन अपने को फ्रूट्स चाहिए। मतलब फ्रूट्स का मतलब होता है सर सेब अनार वगैरह नहीं, नहीं, जो प्रोसीडिंग्स आए ना उसका अपने को हिस्सा चाहिए। आप समझ रहे बात को, जो प्रोसीडिंग्स आई ना उसका अपने को हिस्सा चाहिए, उसे शैम्पर्टी बोला जाता है। देखो, मेंटेनेंस इज एन एग्रीमेंट इन विच द पर्सन प्रोमिसेस टू मेंटेन अ सूट इन विच ही हैज नो इंटरेस्ट। सर जिसमें मेरे को बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है ना, मैं उसके लिए पैसा देता हूं कि तू ये सूट को मेंटेन कर, ठीक है। उसके बाद देखिए शैम्पर्टी, शैम्पर्टी का मतलब क्या है सर, शैम्पर्टी का मतलब होता है इट इज एन एग्रीमेंट इन विच द पर्सन एग्रीज टू असिस्ट अनदर इन एक्सचेंज ऑफ प्रॉमिस टू हैंड ओवर पोर्शन ऑफ प्रोसीड्स ऑफ एक्शन। मतलब क्या, आपको घर मिलेगा ना, आधा घर मेरे को देना, प्रोसीड्स ऑफ एक्शन हमको देना, उसे बोला जाता है शैम्पर्टी। अब देखो आगे क्या, आगे बोला कि देखिए द एग्रीमेंट फॉर सप्लाइंग फंड्स बाय वे ऑफ मेंटेनेंस एंड शैम्पर्टी वैलिड है अनलेस, मतलब अगर ये दो सर्कमस्टांसेस हो गए तो इनवैलिड हो जाएगा, बाकी नहीं तो मेंटेनेंस और शैम्पर्टी बिल्कुल वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। पहला, ये इट इज अनरीजनेबल सो दैट अनजस्ट टू अदर पार्टीज। जैसे आप देखो ना यार, पीपी सर ने ₹1,00,000 दिया और मेरी घर की कीमत अगर 1 करोड़ रुपए है तो पीपी सर क्या लेके जा रहे हैं, आप सोच के देखो 50 लाख का फायदा करके जा रहे हैं। क्या आपको लगता नहीं कि बहुत ज्यादा अनजस्ट हो गया बेटा? मेरे भोले से चेहरे को देखो ना, है ना, तो क्या आपको लगता नहीं मेरे साथ बहुत ज्यादा अनजस्ट हुआ है? बोलो ना, बहुत अनजस्ट हुआ है। तो अगर मेरे साथ इतना ज्यादा अनजस्ट किया पीपी सर ने तो बोलेंगे मेंटेनेंस और शैम्पर्टी वैलिड नहीं है। क्या नहीं है बोलो, मेंटेनेंस एंड शैम्पर्टी वैलिड नहीं है करके, ठीक है। सेकंड देखिए यहाँ पे, इट इज मेड विद द मैलिशियस मोटिव लाइक गैम्बलिंग इन लिटिगेशन या ऑपरेसिंग अदर पार्टीज। जैसे पीपी सर क्या बोलते हैं, काम करना, तू मुझे बाद में ₹1,00,000 ही देना लेकिन 1 साल के लिए है ना तेरा घर मुझे दे देना, ताकि मैं उसके अंदर है ना लोगों को किडनैप कर करके रख सकूं करके, या मैं उसके अंदर बढ़िया से पत्तेबाजी सट्टेबाजी कराऊं करके। समझ रहा बात को, है ना। तो ऐसे केस के अंदर मैं कहूंगा ये मैलिशियस मोटिव होता है। क्या होता है बोलो जल्दी से, मैलिशियस मोटिव होता है। तो मैलिशियस मोटिव का अर्थ क्या होता है कि अगर आपका इंटेंशन कुछ खराब है बेटा, कुछ खराब आपका इंटेंशन है तो आप ऐसा कर सकते हो क्या, आप ऐसा नहीं कर सकते। इस बात का ध्यान रखना, ये बिल्कुल भी पॉसिबल होता है क्या? नहीं सर, ये बिल्कुल भी वैलिड नहीं होता है। तो दो चीजें देख लो, पहला क्या बोला जा रहा है, पहला
पहला बोला जा रहा है अनरीजनेबल होता है, और दूसरा क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, मैलिशियस मोटिव अगर होता है जिससे आप सामने वाले पार्टी को ऑप्रेस करना चाहते हो, उसके राइट्स को खींचना चाहते हो, तो ये दोनों केस के अंदर आप कर पाएंगे क्या? नहीं सर, आप नहीं कर पाएंगे। समझे आप बात को? ये तीसरा मेंटेनेंस एंड शैम्पर्टी अपना हो जाता है यहाँ पे समाप्त, ठीक है ना। आज इंटर के बच्चों को बहुत ज्यादा समोसे खाने की इच्छा हो रही थी, तो मैंने उनके लिए बेटा एकदम बढ़िया से, वो पूछ रहे थे समोसा कैसा होता है करके बताओ, तो मैंने उनको बताया इमेजिन करो एक गरम गरम समोसे निकले करके, आप बढ़िया एक नंबर सॉस के साथ और बढ़िया मिर्ची, आप समझ रहे बात को, मिर्ची तल के, है ना, तो वैसा तो उनको बता रहा था। आपके भी मुंह में पानी आ गया? वो तो बोल रहे थे अरे बाप रे सर मत करो यार, बोले ऐसा, है ना। आओ चलिए आइए आगे बढ़ेंगे, ध्यान दो नेक्स्ट वाले केस के ऊपर चलूंगा मैं। चलू क्या, हाँ आओ फोर्थ देखो, ट्रैफिकिंग रिलेटेड टू पब्लिक ऑफिसेस के बारे में बात करूंगा। सर ये ट्रैफिकिंग रिलेटेड टू पब्लिक ऑफिसेस का मतलब क्या होता है? सुनो ना बात को, पब्लिक ऑफिसेस का मतलब होता है गवर्नमेंट जॉब। क्या मतलब होता है बोलो जल्दी से? गवर्नमेंट जॉब, ठीक है। अब सुनना अच्छे से, ध्यान देना मैं जो कह रहा हूं आपके साथ, ठीक है। चलो मैं कहूंगा किसके बारे में बात, मैं यहाँ पे बात करूंगा सुहानी के बारे में। ये जो सुहानी है ना बेटा, ये सुहानी सीए बन जाती है। अब सुहानी कहती है मतलब कि आईजी सर बोला करते थे क्लास में हमेशा दिल की करो, जो तुम्हें पसंद है तुम वो करो। तो सुहानी का कहना है मैं तो फूडी ठहरी, अब मैं क्या करूं? तो सुहानी सोचती है मैं क्या करूंगा, एसबीआई में जॉब लगाऊंगी। क्या करूंगी बोलो? एसबीआई में जॉब करने जाऊंगी, ठीक है ना। जब सुहानी जाती है एसबीआई के वहां पे, तो सुहानी को पता चलता है क्या? सुहानी को पता चलता है कि एसबीआई के एक ब्रांच में है ना, जो मैनेजर है बेटा, ये मैनेजर जो है ना, सुनो ना, इसको है ना, इसका 2 महीने के अंदर क्या होने वाला है? 2 महीने के अंदर इसका ट्रांसफर, मतलब 2 महीने के अंदर ये रिटायर होने वाला है। सुहानी इससे कहती है मैनेजर से, मैं आपको अपनी 4 महीने की सैलरी दूंगी, आप अभी के अभी वीआरएस ले लो। क्या ले लो बोलो? वीआरएस ले लो, ताकि आप रिटायर हो जाओ और मैं आपके जगह अपॉइंट हो जाऊं। मतलब सुहानी बेसिकली गवर्नमेंट जॉब के लिए पैसा घूस दिला के बेटा वो अपॉइंट होना चाहती है पब्लिक ऑफिस में। तो बोला जा रहा है कि ऐसे जो एग्रीमेंट होते हैं ये भी क्या माने जाते हैं? ये भी वॉइड माने जाते हैं। बोलो क्या माने जाते हैं? ये भी वॉइड माने जाते हैं, ठीक है। तो कल चल के अगर सुहानी ने मैनेजर को पैसा नहीं दिया तो मैनेजर कोर्ट ऑफ लॉ में नहीं जा सकता ये बोल के, देखो ना सुहानी पैसे नहीं देती करके। समझे आप बात को? तो ऐसे जो एग्रीमेंट्स होते हैं ये भी क्या होते हैं? ये भी वॉइड होते हैं, ठीक है। मान लो सर जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे गाना करो तेरा 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 सुरूर, है ना, मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ, मैं यहाँ पे जो गवर्नमेंट ऑफिशियल है ना, मैं उनसे कहता हूँ एक काम करो आप मुझे पद्मश्री अवार्ड दो बेटा इसके लिए, आप समझिए बात को, या बेस्ट सिंगर अवार्ड दो करके, मैं उसके लिए आपको 1 लाख रुपए दूंगा। तो ऐसे केस के अंदर आप ये नहीं बोल सकते, आपको फिर समझना ये जो हुआ ना बेटा, पब्लिक टाइटल में अगर पैसा देके खर्चता हूं तो ये कौन से होते हैं? वॉइड एग्रीमेंट्स होते हैं। मतलब कल चल के अगर उसने मुझसे पैसे रख लिया और मुझे अवार्ड नहीं दिया तो मैं ये नहीं बोल सकता कोर्ट ऑफ लॉ में जाके देखो पैसा रख लिया अवार्ड भी नहीं देता। समझे क्या बात को, है ना। तो कल चल के किसी समय अगर टोनी कक्कर वक्कर को अवार्ड मिल गया तो वहां पे उसको मैसेज कर देना ट्रैफिकिंग रिलेटेड टू पब्लिक ऑफिस वॉइड, है ना, ऐसा डाल देना उसको। देखो यहाँ पे क्या एन एग्रीमेंट। आप में से कोई है तो नहीं बेटा टोनी कक्कर के फैन वगैरह? नहीं होंगे तो भी हम आपको, आप बताना मत, नहीं तो आपको छोड़ेंगे नहीं हम क्लास में, और आप पहले क्लास से निकलो अगर आप होंगे तो, है ना। चलिए आइए ध्यान दो, आओ सुनो क्या an agreement to the traffic in the public offices is opposed to public policy as it interferes with the appointment of the person best qualified for the service of the public। मतलब क्या बोला जा रहा है? अगर आप ऐसा, सुनो ना बात को, अगर आप ऐसा पब्लिक ऑफिसेज में जॉब लगने के लिए अगर ऐसी घूसखोरी करोगे बेटा, है ना, तो ये क्या होता है, जो बेस्ट क्वालिफाइड पर्सन होता है ना वो जॉब पे नहीं लग पाएगा। तो आपने गलत किया क्या? यस, इसलिए बोला कि ऐसे कोई भी कंसिडरेशन आप देंगे क्या? नहीं सर, ऐसे कोई भी कंसिडरेशन आप नहीं देंगे। समझे आप बात को? यस सर। चलो नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, 5th वाले पॉइंट, एग्रीमेंट टेंडिंग टू क्रिएट मोनोपोली। बेटा अब यहाँ पे क्या होता है, आप इमेजिन करो बेटा जियो और एयरटेल साथ में मिल जाते हैं, ठीक है ना, और ये बोलते हैं कि हम लोग क्या करेंगे, आज से आपको 1000 रुपए प्रति जीबी चार्ज करेंगे। इनके बीच में ऐसा एग्रीमेंट होता है।
तो ये एग्रीमेंट वॉइड होते हैं क्योंकि ये मोनोपोली क्रिएट कर रहे हैं। अब आप बोलोगे सर वोडाफोन आइडिया भी तो है, वोडाफोन आइडिया चलाता कौन है, उनके खुद के ओनर भी नहीं चलाते बेटा वो आजकल, है ना। आओ तो ऐसे केस में क्या हुआ यहाँ पे, बोलो जल्दी से सर, अगर आप कोई ऐसा एग्रीमेंट करते हो जिससे मोनोपोली क्रिएट होने की कोशिश होती है, क्या होती है बोलो, जिससे मोनोपोली, बोलो ना जल्दी से, जिससे मोनोपोली क्रिएट होने की कोशिश होती है, तो वैसे एग्रीमेंट भी क्या माने जाते हैं, वैसे एग्रीमेंट भी वॉइड माने जाते हैं। बोलो क्या माने जाते हैं, वॉइड माने जाते हैं, ठीक है ना। ओके, अब बात करेंगे 6th पॉइंट के रिगार्डिंग मैरिज ब्रोकरेज एग्रीमेंट। मैरिज ब्रोकरेज एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है, सुनो ध्यान दो यहाँ पे, अच्छे से समझना। मैं बात करूंगा किसके बारे में, मैं यहाँ पे बात करूंगा, मैं यहाँ पे बात करूंगा स्नेहा के बारे में, ठीक है ना। ओके, अब ये स्नेहा सीए बन चुकी है बेटा, ओके बन चुकी है सीए। तो अब क्या होता है, अब देखो स्नेहा के बाजू में एक पड़ोस वाली आंटी है, PWA पड़ोस वाली आंटी करके, ठीक है ना। मैं सीधा PA लिख देता हूँ, PWA डालूंगा तो और बच्चे ही हो जाएंगे। सुनो आप बात को, तो पड़ोस वाली आंटी है ना, आ जाइए। अब ये जो पड़ोस वाली आंटी है ना, ये कहती है स्नेहा बिटिया की अब शादी कराना पड़ेगा। क्या कराना पड़ेगा बोलो, शादी कराना पड़ेगा, शादी करना चालू कर देते। ये पड़ोस वाली आंटी है ना, बहुत ही चतरी है बेटा, समझना, बहुत ही ज्यादा चतरी है। ये पड़ोस वाली आंटी क्या करती है मैं बताऊं आपको, ये पड़ोस वाली आंटी ने बेटा, समझो आप बात को, शेरा करके एक लड़का है, उसके घर वालों से इसने आंटी ने पैसे ले रखे हैं कि शेरा की शादी मैं करवा के रहूंगी करके, अच्छी बढ़िया एकदम बढ़िया सुकुमारी से, है ना। आओ तो आंटी क्या करती है, ये पैसे कमाने के चक्कर में स्नेहा को भिड़ाना चाहती है शेरा के साथ। अब ये जो शेरा है बेटा, ये लोगों पे पत्थर मारता है, आप सोच के देखो ना, ये पत्थरबाज के साथ अगर आंटी ने कुछ चंद पैसों के लिए स्नेहा की शादी करा दी, तो आप सोच के देखिए, आपको लगता नहीं ये गलत हो जाएगा। इसलिए बोल के रखा कि ऐसे जो मैरिज एग्रीमेंट्स होते हैं ना, मैरिज कॉन्ट्रैक्ट के एग्रीमेंट्स है ना, मैरिज ब्रोकरेज के एग्रीमेंट्स, ये वॉइड होते हैं। क्या होते हैं बोलो जल्दी से, ये वॉइड होते हैं, ठीक है ना। यस, अब हिमानी का कहना है सर अगर ये वॉइड है तो ये शादी.com और ये सब, अब समझे नहीं हिमानी। फिर यहाँ पे क्या हुआ, फिर यहाँ पे हिमानी ने ये पूछा तो अनमोल ने उसको बताया, अनमोल ने बोला क्या होता है शादी.com में, वहां पे सर पैकेजेस लेना पड़ता है करके, जैसे गोल्ड सिल्वर और बाकी भी ब्रॉन्ज और कुछ कुछ होंगे पैकेजेस। फिर वो क्या करता है, फिर वो शादी.com वाला सजेशन देता है, पसंद आई क्या तेरे को, देख तो ये लड़की पसंद है क्या, मतलब वो आपको सजेशन देगा, बाकी आप कुंडली मैच करो, आप चॉइसेस मैच करो, जो करना है आप बातें करो, बाद में करना है करो शादी, नहीं तो हम सजेशन देते रहेंगे आपके वो पीरियड तक, समझे ना। वो आपको फोर्स नहीं करता इससे शादी कर, इससे 7 फेरे लेकर के, ऐसा नहीं बोलता वो आपको सजेशन देते रहता। आपके ऊपर है आपको एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है करके। आप समझ रहे मैं जो कह रहा हूं आपके साथ, है ना। तो वो मैरिज ब्रोकरेज नहीं हुआ बेटा, ठीक है ना। वो बस ऐसा आप एक प्रकार से समझो फैसिलिटेटिंग साइट है, जहां वो मैच करा के देता है, इट्स अ मैच, है ना, ऐसा वो मतलब। हाँ, तो ऐसे इसमें हम लोग कहेंगे कि ये क्या होता है, वो बिल्कुल वैलिड है। लेकिन अगर आप कुछ ऐसा करते हो बेटा जहां पे आप पैसे और आप बोले अब तो शादी करवा के ही मानूंगी, तो हम लोग क्या कहेंगे सर, हम लोग कहेंगे वो वॉइड आ जाता है। क्या, बिल्कुल बिल्कुल वॉइड यहाँ पे आ जाता है, ठीक है ना। चलिए सर, अब मैं 7th वाले पॉइंट के ऊपर चलूंगा, इंटरफेरेंस इन कोर्स ऑफ जस्टिस के बारे में बात करेंगे। सर इंटरफेरेंस इन कोर्स ऑफ जस्टिस का मतलब क्या होता है, समझ के देखो। जैसे मैं सलमान के बारे में बात करूंगा, ये सलमान ने क्या किया बेटा, ये सलमान ने जज को पैसा दिया। क्या पैसा दिया कि तू मुझे है ना हिट एंड रन केस के अंदर क्या कर देना, हिट एंड रन केस के अंदर मेरे को बरी कर देना, मतलब मेरे को ऐसा फ्रीली छोड़ देना। अब जज क्या कर लेता है, जज सलमान खान से पैसे ले लेता है, ठीक है। उसके बाद जज बोलता है सलमान को चलो तुम जेल के अंदर करके। आप समझ रहे, तो सलमान अब ये बोल सकता है क्या, अरे जज ने मुझसे पैसे ले लिए थे, मेरा और जज का एग्रीमेंट बना था और वो जो एग्रीमेंट है ना उसके हिसाब से जज ने काम नहीं किया, मैं केस करना चाहता हूं जज के ऊपर। नहीं, लॉ ने बोल के रखा है अगर आप ऐसे कुछ एग्रीमेंट बनाओगे ना बेटा, समझो आप बात को, तो ये भी क्या माने जाते हैं, ये भी वॉइड माने जाता है, ठीक है ना। तो देखो अगर आप कोर्स ऑफ जस्टिस में क्या करना चाहते हो, कोर्स ऑफ जस्टिस के अंदर अगर आप यहाँ पे किसी भी तरीके से इंटरफेयर करते हो तो वो एग्रीमेंट क्या हो जाते हैं, वो एग्रीमेंट वॉइड हो जाते हैं। बोलो क्या हो जाते हैं, वॉइड हो जाते हैं, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है ना। चलिए सर, ओके। अब देखो 8th वाला पॉइंट, इंटरेस्ट अगेंस्ट ऑब्लिगेशन। यहाँ पे आपको डाकिया, डाक लाया, इसके काख तलाया,
तो डाकिया मुझसे क्या कहता है, मैं जब भी आपको खत लाके दूंगा, लेटर लाके दूंगा ना, बदले में आप मुझे क्या देना, बदले में आप मुझे उसके लिए 100 रुपया देना। जैसे मैंने आपको कहा था सिलेंडर वाला आता है, कहता है सिलेंडर लाऊंगा घर तक तो 20 रुपए देना पड़ेगा। अब ये जो एग्रीमेंट है ये वॉइड होते हैं। कोई भी व्यक्ति अपने ड्यूटी को परफॉर्म करने के लिए, अपने ऑब्लिगेशन को परफॉर्म करने के लिए क्या अलग से पैसे चार्ज कर सकता है क्या? नहीं सर, वो अलग से पैसे चार्ज नहीं कर सकता। इस बात का ध्यान रखना, वो उसका पार्ट माना जाता है, वो उसकी ड्यूटी है, वो उसकी नैतिक जिम्मेवारी है। इस बात का आपको ध्यान रखना है क्या? यस सर, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए सर 9th पॉइंट के ऊपर चलेंगे। कंसिडरेशन अनलॉफुल इन पार्ट के बारे में बात करूंगा। सर कंसिडरेशन अनलॉफुल इन पार्ट का मतलब क्या होता है? जैसे देखो, मैंने क्या किया, मैं यहाँ पे आईजी सर, मैं यहाँ पे कौन है, शॉपकीपर। मैंने शॉपकीपर से कहा मैं आपको 1 लाख रुपए दूंगा, ठीक है ना, बदले में आप मुझे राइस देना, और राइस नहीं, मैंने कहा बदले में आप मुझे क्या देना, बदले में आप मुझे वीट देना, और वीट के साथ साथ वीड भी देना, है ना। अब मुझे एक बात बताइए, वीट जो होता है ये क्या लॉफुल है क्या? हाँ सर, ये लॉफुल है, तो बोले जाएंगे इसे ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता है। लेकिन वीड है ये अनलॉफुल है, तो इसे क्या बोला जाता है, इसे वॉइड एग्रीमेंट या वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं क्या? बिल्कुल सर, ये एनफोर्सेबल नहीं होता। देखो वॉइड, वीट नहीं मिला ना, मैं केस कर सकता हूं बेटा जी, लेकिन अगर वीड नहीं मिला तो मैं क्या केस कर सकता है? देखो ना, ड्रग्स नहीं देता, अरे इतना मारेंगे ना बेटा अपने को, वो कौन, ये कोर्ट इतना धोएगा आपको, आप सोच भी नहीं सकते, ठीक है ना। तो देखो क्या बोला जा रहा है, बोला ये जा रहा है कि अगर अनलॉफुल चीज है तो वो वॉइड हो जाता है, और सर अगर लॉफुल, क्या कहा मैंने, अगर लॉफुल चीज है तो वो क्या माना जाता है, वो वैलिड माना जाता है। क्या माना जाता है, बोलो, वैलिड। वीड का मतलब होता है नशा, ड्रग्स उसे बोला जाता है, ठीक है ना। ड्रग्स, वीड करके एक ड्रग्स होता है, जिसको नहीं पता, जो भोले बच्चे होंगे बेटा, आपको नहीं पता, कोई बात नहीं, है ना, आ जाइए। तो ये होता है अपना एक पार्ट समाप्त। अब देखो क्या बोला जा रहा है ना, सारे के सारे लोग यहाँ पे ध्यान दो। अपोज टू पब्लिक पॉलिसी के बारे में बात करेंगे। अपोज टू पब्लिक पॉलिसी के अंदर क्या क्या था, देखो, ट्रेडिंग विद एनिमी था, प्रोसिक्यूशन को स्टिपल करना, जिसमें कंपाउंडेबल और नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस के बारे में पढ़ा, मेंटेनेंस एंड शैम्पर्टी पढ़ा, ट्रैफिक रिलेटेड टू पब्लिक ऑफिसेस पढ़ा, एग्रीमेंट टेंडिंग टू क्रिएट मोनोपोली पढ़ा, मैरिज ब्रोकरेज एग्रीमेंट्स पढ़े, इंटरफेरेंस इन कोर्स ऑफ जस्टिस पढ़ा, इंटरेस्ट अगेंस्ट ऑब्लिगेशन पढ़ा, कंसिडरेशन अनलॉफुल इन पार्ट पढ़े। ये सारी चीजें अपन लोगों ने क्या किया, ये सारी चीजें अपन लोगों ने यहाँ पे पूरे कवर किए क्या? ये सर कवर किए। क्या आपको बढ़िया से रिकलेक्ट हो रहा है बेटा? क्या आपको सारी बातें समझ में आ गई है क्या? देखो मैं ज्यादा चैट की तरफ देख नहीं पाता हूँ जब ये क्लास चलता है, तो क्योंकि उससे फ्लो बिगड़ता है मेरा, है ना, तो मैं ज्यादा, पर मैं कोशिश करता हूँ इंटरेक्टिव रहने की। तो जब मैं पूछूं कृपया करके जवाब दे दिया कीजिए बेटा, है ना। अगर समझ में आ रहा है तो जल्दी थोड़ा सा, है ना, एक बार ये कर दीजिएगा, रेड कर दो थोड़ा सा चैट पे, है ना, जल्दी से सारे लोग रेड हार्ट डाल देंगे फटाफट, है ना। यस, क्या बात है, जबरदस्त, है ना। यस, क्या बात है, अमेजिंग, बहुत बढ़िया। चलो, मजा आ रहा हो सो आपका, बढ़िया से आपका रिवीजन हो रहा हो सारी चीजें, ठीक है ना। चलिए सर आगे बढ़ेंगे क्या? चलो सर ध्यान दो। अब अगर हम लोग बात करें आपके साथ, चलिए नेक्स्ट वाले पॉइंट के ऊपर चलेंगे। अब ध्यान दो, वॉइड एग्रीमेंट्स के बारे में मैं अब आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। वॉइड एग्रीमेंट्स, सर मुझे एक बात बताओ, ये जो पुराने थे ये भी एग्रीमेंट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी थे, ये होने वॉइड ही वाले हैं बेटा। क्या होने वाले? वॉइड ही, मतलब ये नॉट एनफोर्सेबल ये कोर्ट ऑफ लॉ के द्वारा। ऊपर वाले ये एग्रीमेंट्स भी क्या है, ये भी वॉइड है। और अभी तो ये लिस्ट है स्पेसिफिकली वॉइड एग्रीमेंट्स की, मतलब लॉ ने लिस्ट दे के रखी है कि अगर आपने ऐसे एग्रीमेंट्स बनाए ना तो ये पक्का वॉइड है क्या? हाँ सर, ये पक्का वॉइड है करके, ठीक है। चलो बस रुक जाएंगे, आ जाओ। देखिए, सबसे पहला पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूं वॉइड एग्रीमेंट्स का, और वो ये है, एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज। रिस्ट्रेंट का मतलब होता है रोकना। क्या मतलब होता है, बोलो जल्दी से। रिस्ट्रेंट का मतलब होता है रोकना करके। क्या होता है, बोलो जल्दी से। रोकना इसका मतलब होता है, ठीक है ना। चलिए सर ध्यान दीजिएगा। सर आओ यहाँ पे सुनिएगा बढ़िया से। रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, सलमान खान के बारे में बात करेंगे। सलमान खान ने बेटा यहाँ पे क्या किया, सलमान खान ने कैटरीना को ऑफर दिया था। क्या ऑफर दिया था? मैं तुम्हें 100 करोड़ रुपए दूंगा, तुम क्या मत करियो, तुम शादी मत करियो, तुम मेरी नहीं हो सकी तो तुम किसी की भी मत होना बिल्ली, है ना। अब ऐसे केस के अंदर समझना, अब यहाँ पे कैटरीना ने क्या कह दिया, ओके कह दिया ऑफर को। अब ऐसे केस के अंदर आप सोच के देखो, यहाँ पे कैटरीना ने क्या कर लिया,
कैटरीना ने यहाँ पे शादी कर ली किसके साथ? विक्की के साथ। किसके साथ बोलो? विक्की, है ना, विक्की के साथ यहाँ पे शादी कर ली बेटा कैटरीना ने। तो सलमान खान ये नहीं बोल सकता कोर्ट ऑफ लॉ में जाके कि देखो कैटरीना ने एग्रीमेंट को ब्रीच किया, ना ना। एग्रीमेंट अगर हुआ है रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज को लेके, मतलब अगर आप किसी व्यक्ति को बोलते हो शादी मत कर और उससे रिलेटेड अगर आप एग्रीमेंट करते हो ना, तो वो क्या माना जाता है? वो वॉइड माना जाता है। बोलो क्या माना जाता है? वॉइड माना जाता है। बोलो ना जल्दी से, क्या माना जाता है? वॉइड। मतलब कि सलमान खान क्या केस कर सकता है क्या कैटरीना के ऊपर? नहीं सर। मान लो कैटरीना को 100 करोड़ मिले तो 100 करोड़ लौटाने की जरूरत है? नहीं नहीं, 100 करोड़ भी खा जाओ और शादी भी कर लो, मजे ही मजे। आओ चलो सर आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट वाले पॉइंट के ऊपर। देखो, एवरी एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज अदर देन माइनर इज वॉइड। माइनर के साथ कोई भी एग्रीमेंट वॉइड ही होता है। सो इफ द मेजर एग्रीज फॉर अ गुड कंसिडरेशन नॉट टू मैरी, द प्रॉमिस इज नॉट बाइंडिंग एंड कंसिडर्ड एज वॉइड। तो इसे क्या बोला जाता है? इसे वॉइड यहाँ पे बोला जाता है क्या? यस सर। आ जाओ अब सेक्शन नंबर 27 के बारे में बात करूंगा। एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड। देखो 26 में छोकरी, 27 में नौकरी, मतलब ऐसा याद रखने के लिए 26 में मैरिज हो गया बेटा और 27 में क्या आ रहा है? रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड आ रहा है, ठीक है ना। ये दो, इसको 27 को तो याद रखना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए सर, अगर हम लोग देखें यहाँ पे तो क्या हो रहा है? देखिए एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट, रिस्ट्रेंट का मतलब होता है रोकना। क्या मतलब होता है? बोलो जल्दी से, रोकना। तो ऐसा एग्रीमेंट जो रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड है, रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड का मतलब होता है अगर आप किसी व्यक्ति को धंधा करने से रोकते हो, कोई लॉफुल धंधा करने से आप किसी पर्सन को रोकते हो, तो वो वॉइड माना जाता है। जैसे अगर मैं बात करूं आपके साथ, ये अनुराग तिवारी क्यों स्पैम कर रहा है बेटा? बैकएंड टीम ब्लॉक कर देंगी, मत कर ऐसे स्पैम। मैं बाद में आखिरी में डिस्कस करना मेरे साथ, है ना, समझो आखिरी में मैं रुकूंगा, ठीक है। आओ सारे के सारे देखो, मैं अगर बात करूं ये अनुराग के बारे में बात करते हैं। ये अनुराग मुझे कहता है सर मैं आपको 1 करोड़ रुपए दूंगा, आप टीचिंग छोड़ दो करके। अब ऐसे इसमें मैं क्या कहूंगा? मैं एक लॉफुल ट्रेड कर रहा हूं। क्या टीचिंग बैन है क्या इंडिया में? नहीं सर। अगर मैं लॉफुल ट्रेड कर रहा हूं ना, तो ऐसे केस के अंदर ये एग्रीमेंट वॉइड होता है। मतलब मैं 100 करोड़ रुपए, 1 करोड़ रुपए रख भी लूं अनुराग से और फिर भी पढ़ाते रहो तो भी कुछ नहीं हो सकता। मतलब अनुराग मेरे ऊपर क्या केस कर सकता है क्या? नहीं कर सकता है सर। इस बात का आपको ध्यान रखना है। मतलब आप किसी भी व्यक्ति को रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड से, मतलब लॉफुल ट्रेड से किसी भी पर्सन को रोक सकते हो क्या? नहीं सर, नहीं रोक सकते हो। इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। तो एग्रीमेंट बाय विच अ पर्सन इज रिस्ट्रेन्ड फ्रॉम एक्सरसाइजिंग अ लॉफुल प्रोफेशन, ट्रेड या बिजनेस। तो मैं हल्दीराम वाले को बोल रहा हूं मैं आपको 2 करोड़ रुपए दूंगा, मिठाई बेचना छोड़ दो, है ना। तो ऐसे केस के अंदर ये भी वॉइड माना जाता है। मतलब किसी भी पर्सन को मैं धंधा करने से रोक नहीं सकता। धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं, है ना। आओ चलो, तो मैं क्या नहीं कर सकता? मैं किसी भी पर्सन को, याद रखना बेटा, किसी भी पर्सन को मैं धंधा करने से नहीं रोक सकता, बराबर है, ओके। लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शंस है। एक्सेप्शंस का मतलब क्या होता है? मैं कब धंधा करने से रोक सकता हूं, उसके बारे में ये लोग बात कर रहे हैं। 4 इसके एक्सेप्शन है। सबसे पहला है ना, पर्सन सेल गुडविल, ठीक है। आओ यहां पे ध्यान दो, देखो सर मिस्टर ए है बेटा, मिस्टर ए क्या कह रहा है? मिस्टर ए मिस्टर बी से कह रहा है कि आप अपनी शॉप को बंद कर दो, मैं आपको 1 करोड़ रुपए दूंगा। मैं कहूंगा कि ये जो एग्रीमेंट है ये क्या माना जाता है? वॉइड माना जाता है, ठीक है। लेकिन मैं अब आपको एक्सेप्शन पढ़ाने जा रहा हूं। एक्सेप्शन का क्या मतलब है सुनो देखो, एक है बेटा रमेश। रमेश का क्या है? रमेश का केपी है। केपी मतलब किराना शॉप है, ठीक है ना, किराना शॉप। अब रमेश ने ये किराना शॉप की जो गुडविल है ना, यानी कि ये जो बिजनेस है, रमेश ने किसको बेच दिया? सुरेश को बेच दिया। तो मैं आपको एक बात बताऊं, अब जो सुरेश है ना, ये रमेश के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है। क्या लगा सकता है? बोलो, रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है। रिस्ट्रिक्शन किससे रिलेटेड लगा सकता है? तो सेम बिजनेस से रिलेटेड लगा सकता है। जैसे वो बोल सकता है रमेश को कि तू किराना शॉप ओपन मत करना, ऐसा वो बोल सकता है, और वो रिस्ट्रिक्शन वैलिड होगा। इसके साथ साथ जो रिस्ट्रिक्शन है ना, ये रीजनेबल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बोलो, रीजनेबल। जैसे कि सुरेश कहता है, मान लो ये जो शॉप है ना, ये नागपुर में है। अब रमेश है ना बेटा, क्या करना चाहता है? रमेश मुंबई में शॉप ओपन करना चाहता है किराना की। लेकिन ये सुरेश क्या कहता है? पूरे इंडिया में तू कहीं पे भी किराना शॉप ओपन नहीं कर सकता। क्या ऐसा रिस्ट्रिक्शन आप डाल सकते हैं क्या? नहीं सर, रिस्ट्रिक्शन आपका रीजनेबल होना चाहिए। यानी कि मुंबई में शॉप डाल सकते हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल डाल सकते हैं। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन का मतलब होगा कि नागपुर में शॉप नहीं डालना। और आप ऐसा नहीं बोल सकते आजीवन शॉप मत डालना करके, आप समझ रहे?
आपको ऐसा बोलना पड़ेगा हाँ 1 साल के लिए 2 साल के लिए ऐसे रिस्ट्रिक्शन लगाए जा सकते हैं, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन होना चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू प्लेस एंड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब सर ऐसा नहीं आजीवन किराना शॉप मत डालना या कोई भी जगह मत डालना, आप ऐसा यहाँ पे कर सकते हैं क्या? नहीं सर। अच्छा मुझे बताओ सर, ये जो रमेश है ना, रमेश अब सीमेंट का शॉप डालना चाहता है, वो डाल सकता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल डाल सकता है सर, वो बिल्कुल वैलिड चीजें होती है। सिर्फ ध्यान रखना केवल और केवल रिस्ट्रिक्शन सेम बिजनेस पे, और वो रीजनेबल होना चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू प्लेस एंड टाइम, तभी वो वैलिड होते हैं रिस्ट्रिक्शन, अदरवाइज वो वॉइड हो जाते हैं। ठीक है ना? ओके सर, चलो आओ यहाँ पे देखो। मेरा पर्सन सेल्स गुडविल, जब गुडविल बेचा, एग्रीज विद अ बायर, और वो बायर से एग्री करता है, रिफ्रेन करूंगा, रिफ्रेन मतलब मैं नहीं करूंगा, फ्रॉम कैरिंग ऑन सिमिलर बिजनेस, कैसा बिजनेस? सिमिलर बिजनेस, और वो भी स्पेसिफाइड लोकल लिमिट्स, है ना, तब तक तो रिस्ट्रिक्शन क्या होता है? वैलिड होता है। तो ध्यान रखना रिस्ट्रिक्शन कैसे होने चाहिए? रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन होने चाहिए। कैसा होने चाहिए बोलो जल्दी से? रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन होने चाहिए क्या? हाँ सर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन होने चाहिए। क्या मैं आगे बढ़ू? बोलो 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 मेरे को जल्दी से, क्या मैं आगे बढ़ू क्या? यस सर। तो पहला पॉइंट अपना होता है सेल ऑफ गुडविल से रिगार्डिंग, इसके ऊपर शायद सवाल भी आया था बेटा आपके एमटीपी के अंदर, है ना। एमटीपी भी डिस्कस करूंगा मैं 1-2 दिन के अंदर, अभी एमटीपी डिस्कस कर लूंगा। अभी क्या फ्लो बनना है ना पूरा, तो अभी इसको चलने देंगे रिवीजन को, ठीक है ना। चलिए, तो अपन ये पहला रिस्ट्रिक्शन आ जाता है। सेकंड देखो, आउटगोइंग पार्टनर, अगर कोई फर्म है बेटा ABCD की फर्म है, अब डी उस फर्म को छोड़ के जा रहा है, तो डी हो गया आउटगोइंग पार्टनर। तो मैं उस आउटगोइंग पार्टनर यानी कि डी के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा सकता हूं कि जो हमारी पार्टनरशिप फॉर्म धंधा कर रही है ना, वो सेम धंधा तू बाहर जाके मत करना। और वो रिस्ट्रिक्शन भी क्या होने चाहिए? वो रिस्ट्रिक्शन भी रीजनेबल होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? रीजनेबल। तो देखो, आउटगोइंग पार्टनर के केस में एग्रीमेंट विद द कंटिन्यूइंग पार्टनर दैट ही विल नॉट कैरी एनी बिजनेस सिमिलर to that of the firm within specified period or specified local limits, it will be valid if restriction imposed are reasonable। तो reasonable restriction रहे तो वो बिल्कुल valid हो जाएंगे। तो पहला बोला गुडविल, दूसरा बोला आउटगोइंग पार्टनर के ऊपर रिस्ट्रिक्शन। तीसरा, agreement of service by which employee binds himself during the term of agreement not to compete with employer is a again valid restriction। जैसे देखो, तीसरा क्या कह रहा है? मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं बेटा, CA IG सर करके, ठीक है, ओके। देखो, CA तनीषा, ये जो है ना बेटा, ये मेरे पास आती है, कहती है कि सर मुझे क्या चाहिए? मुझे थोड़ा सा एक्सपीरियंस चाहिए, प्लीज मुझे अपने फॉर्म में मुझे जॉब दे दो। मैंने कहा ओके, लेकिन ध्यान देना, जब से तुम एम्प्लॉयमेंट में आए हो, यहां से 2 साल तक तुम क्या नहीं कर सकते? 2 साल तक तुम नागपुर में फॉर्म नहीं डाल सकते। क्या नहीं कर सकते? बोलो। नागपुर में तुम फॉर्म नहीं डाल सकते, क्योंकि मेरी फॉर्म कहां पे? मेरी फॉर्म नागपुर में, बराबर ना? यस। अब तनीषा आती है बेटा और 1 साल के बाद छोड़ के चले जाती है, और 1 साल के बाद वो नागपुर में फॉर्म डालती है। क्या डालती है? बोलो। नागपुर में फॉर्म डालती है। क्या मैं इसको फॉर्म डालने से रोक सकता हूं बेटा? सारे लोग बोलो जल्दी से, क्या मैं इसको फॉर्म डालने से रोक सकता हूं क्या? यस, ये फॉर्म को डालने से मैं रोक सकता हूं। सर अगर तनीषा 1 साल के बाद मुंबई में फॉर्म डालती, डालने तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, मेरा एक ही लेना देना था कि नागपुर में फॉर्म 2 साल तक तनीषा नहीं डाल सकती, बस इतना मुझे ध्यान देना है। बाकी वो मुंबई में डाले, दुबई में डाले, कहीं पे भी डाले, मेरे को कोई लेना देना नहीं है ना। मेरे को रिस्ट्रिक्शन है रीजनेबल, और वो भी नागपुर में चाहिए। क्या? हाँ सर नागपुर में, ठीक है ना। चलिए सर ध्यान दो। तो सर्विस विल नॉट कम्पीट एम्प्लॉयर इज अ रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड। और सर ट्रेड कॉम्बिनेशन अगर होते हैं, जैसे वोडाफोन और आइडिया मर्ज हुए, ये ट्रेड कॉम्बिनेशन हुआ बेटा, अगर ये मोनोपोली क्रिएट नहीं करते हैं, क्या नहीं करते? बोलो। अगर ये मोनोपोली क्रिएट नहीं करते हैं ना, तो क्या ये वैलिड माने जाते हैं क्या? हाँ सर, ये बिल्कुल बिल्कुल वैलिड यहाँ पे माने जाते हैं। तो ये जो मैंने आपको एक्सेप्शन बताया ना, ये मैंने आपको किसके बारे में बताया? ये जितना भी एक्सेप्शन था, ये बिल्कुल वैलिड होते हैं, ठीक है ना। वैसे तो रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रेड वॉइड है, लेकिन ये एक्सेप्शंस के केस में बिल्कुल बिल्कुल वैलिड होते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे। अब आ जाएंगे सेक्शन नंबर 28 के ऊपर। एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स के बारे में चर्चा करूंगा। किसके बारे में बात करूंगा? बोलो। लीगल प्रोसीडिंग्स के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, लीगल प्रोसीडिंग से रिलेटेड चर्चा करेंगे, ठीक है। सारे लोग ध्यान दीजिएगा। देखो मैं क्या कह रहा हूं यहाँ पे, मैं ना, सुनो IG सर, है ना, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूं? मैं यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूं। किसके साथ? मैं यहाँ पे प्रणव सर के साथ बेटा कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूं, ठीक है ना। मैं प्रणव सर को क्या कहता हूं? मैं प्रणव सर को कहता हूं मैं आपको मोबाइल बेचूंगा, और बदले में आप मुझे 1 लाख रुपए देना उस मोबाइल फोन के। अब होता क्या है समझो,
अब होता है ऐसा है कि मैंने प्रणव सर के साथ जब कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था ना, तो मैंने कॉन्ट्रैक्ट में क्लॉज डलवा दिया कि कल चल के अगर ये कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल नहीं हो पाया, मतलब मैं मोबाइल नहीं दे पाया, तो प्रणव सर कहाँ नहीं जा सकते, कोर्ट ऑफ लॉ में नहीं जा सकते, मतलब प्रणव सर मेरे खिलाफ केस नहीं कर सकते। ऐसा मैंने प्रणव सर के साथ एग्रीमेंट में क्लॉज डलवा दिया था। आप जरा मुझे एक बात बताइए, क्या मैं किसी भी पर्सन को कोर्ट में जाने से रोक सकता हूं? क्या लीगली प्रोसीड करने से किसी पर्सन को रोका जा सकता है? नहीं सर, नहीं रोका जा सकता। मतलब अगर आप ऐसे एग्रीमेंट बनाते हो जहां पे एक पार्टी को आप रोकते हो, उसके राइट्स जो एनफोर्स करने से रोकते हो, तो वो एग्रीमेंट क्या माना जाता है? वो एग्रीमेंट वॉइड माना जाता है। बोलो क्या माना जाता है? वॉइड माना जाता है। वॉइड का अर्थ क्या होता है? कि दैट इज नॉट एनफोर्सेबल। आप ऐसा किसी भी पर्सन को रोक नहीं सकते। तो देखो, it is a one in which any party thereto is restricted absolutely from enforcing his right under the contract through a court which abridges the usual period for starting legal proceedings। मतलब बोला जा रहा है सर, कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो आप किसी पर्सन को रोकते हो केस करने से, जैसे आपने देखा होगा ना वो एग्रीमेंट, वो लिमिट, लॉ ऑफ लिमिटेशन ऑफ सूट्स कहता है कि डेट अगर 3 साल के बाद का हो गया तो आप केस नहीं कर सकते। तो आपने एग्रीमेंट में क्या डलवाया कि केस करना है तो कर सकते हैं, बट 3 साल के बाद। तो ऐसा चलेगा क्या? नहीं सर, ऐसा नहीं चलेगा। समझ गए? हाँ सर, आ जाओ। अब इसका एक्सेप्शन है, लेकिन मतलब क्या कि आप कौन से पर्सन को रोक सकते हो उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो देखो क्या, जहां पे पार्टीज ने एग्री किया है कि हम कोर्ट ऑफ लॉ के पास नहीं जाएंगे, हम आर्बिट्रेटर के पास जाएंगे। किसके पास जाएंगे? बोलो, आर्बिट्रेटर के पास जाएंगे। और आर्बिट्रेटर जो अमाउंट बोलेगा सर, हम उसको रिकवरेबल मान लेंगे। और दूसरा क्या बोला जा रहा है, हो सकता है वो किसी पार्ट, मतलब पुराना भी चीज हो सकती है, नई वाली भी चीज हो सकती है, बट ध्यान रखना ये कॉन्ट्रैक्ट राइटिंग में चाहिए। मतलब क्या, सुनो ना, मैंने और प्रणव सर ने डिसाइड किया कि कुछ भी झगड़ा हुआ है ना, तो अपन यहाँ पे नहीं जाएंगे कोर्ट में, अपन जाएंगे एमवी सर के पास। एमवी सर आर्बिट्रेटर है, ठीक है? तो एमवी सर बोलेंगे जो सही वो सही, एमवी सर बोलेंगे जो गलत वो गलत, बराबर। और हमने इस एग्रीमेंट को राइटिंग में कर लिया, तो इसे बोला जाता है वैलिड। मतलब फिर ये रिस्ट्रिक्शन जो है कोर्ट में जाने का, वो बिल्कुल वैलिड हो जाता है। क्या? हाँ सर, बिल्कुल वैलिड हो जाता है। तो बहुत सारे ऐसे पर्संस बेटा जो हाई, मतलब बहुत ग्रेट डिप्लोमा करते हैं और ये सब करते हैं, तो वो आर्बिट्रेटर की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं बहुत सारी कंपनीज में। क्योंकि कौन कोर्ट में जाए, कौन तारीख पे तारीख खिलते बैठे, तो ऐसे केस में बोल के रखा है कि अगर आर्बिट्रेटर की सर्विसेज है, मतलब आर्बिट्रेटर से रिलेटेड अगर आपका एग्रीमेंट है और राइटिंग में है और कोई भी पास्ट या प्रेजेंट या कोई भी फ्यूचर डिस्प्यूट से रिलेटेड है, तो वो बिल्कुल वैलिड होता है। क्या? यस सर, बिल्कुल बिल्कुल वैलिड यहाँ पे हो जाता है। ठीक है ना? चलिए सर आगे देखो, एग्रीमेंट द मीनिंग ऑफ विच इज अनसर्टन। याद करो ऑयल वाला एग्जांपल चैप्टर नंबर 1 में, सर वो एग्रीमेंट्स वॉइड माने जाते हैं। यहाँ पे सेक्शन नंबर 30 आखिरी सेक्शन बेटा वेजरिंग एग्रीमेंट से रिलेटेड बात करता है। सर वेजरिंग एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है? वेजरिंग एग्रीमेंट का मतलब होता है सट्टा। क्या मतलब होता है? बोलो जल्दी से। सट्टा, सट्टेबाजी, उसे बोला जाता है वेजरिंग। आओ समझाता हूं मैं आपको, ध्यान दीजिए। सुनो, मैं बात करूंगा किसके बारे में? एमवी सर के बारे में। और इधर कौन है? आईजी सर। ठीक है ना? चलो सर, मान लो आज मैच है किसका? सीएसके वर्सेस पंजाब का मैच है शायद आज, है ना? मेरे को नहीं पता एग्जैक्टली किसका मैच है, बट जिसका भी होगा छोड़ो ना, अपने को क्या लेना देना। आओ, अब यहाँ पे एमवी सर क्या बोलते हैं? एमवी सर बोलते हैं पंजाब जीतेगा। मैं क्या बोलता हूं? मैं बोलता हूं नहीं नहीं, सीएसके जीतेंगे, है ना? तो एमवी सर कहते हैं ठीक है, एक काम करते हैं, अगर पंजाब जीता तो तू मेरे को 1000 रुपए देना, और अगर सीएसके जीती तो मैं तेरे को क्या दूंगा? मैं तेरे को 1000 रुपए दूंगा करके, बराबर। तो एक तो एमवी सर को पैसे मिलेंगे, नहीं तो एक किसको मिलेंगे? बोलो ना जल्दी से मुझे। नहीं तो एक किसको मिलेगा? नहीं तो आईजी सर को मिलेगा, बराबर है ना? और ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? ये इवेंट के ऊपर डिपेंड करता है। और ये इवेंट कैसा है? ये इवेंट अनसर्टन है। कैसा है? बोलो जल्दी से। अनसर्टन है। तो सर ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसके अंदर पैसा लेने देने की बारी हो रही है, और ये जो पैसा लेना देना है ये डिपेंड करता है इवेंट के ऊपर जो अनसर्टन टू हैपन है, तो मैं कहूंगा सर ऐसे एग्रीमेंट को क्या बोला जाता है? वेजरिंग बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बोलो, वेजरिंग बोला जाता है। ठीक है ना? चलिए सर आओ यहाँ पे ध्यान दो, है ना? चलिए, वेजरिंग बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बोलो, वेजरिंग बोला जाता है। और वेजरिंग एग्रीमेंट वॉइड होता है। मतलब कल चल के अगर सीएसके जीत गई और एमवी सर ने मेरे को 1000 रुपए नहीं दिए, तो मैं कोर्ट ऑफ लॉ में जा सकता? क्या? देखो ना, एमवी सर 1000 रुपए नहीं देते बोला था,
है ना, समझे? तो बोलेंगे कोड बोलेंगे, आ तू इधर से, अलग बताता हम तेरे को, आ तू इधर आ, है ना। चलिए आइए, तो ऐसे इसमें क्या बोला जा रहा है सर, ये वेजरिंग एग्रीमेंट बोला जाता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल बोला जाता है, समझे? सारे लोग बोलो, क्या मैं आगे बढ़ू क्या? ये कौन है रे? ये ट्रेडर एम्पायर। तुमको यही कर लो, तुम्हें ना बेटा एलवेश और वो क्या क्या है तुम्हारे, वो खत्म ही नहीं होते वो छपरीगिरी। चलो आओ इधर पढ़ाई करो, यहाँ पे तुमसे लॉ हो नहीं रहा और वहां पे तुम चल रहे हो कौन कौन नाम लिखने के लिए, रजत दलाल और ये ना वो, हट। चलो आओ यहाँ पे, चुपचाप पढ़ो इधर। नो रजत दलाल, नो, ओनली आईजी सर। आओ चलिए, सारे लोग ध्यान देंगे। बात करेंगे किसके बारे में? बात करेंगे यहाँ पे सेक्शन नंबर 30 के बारे में अब चर्चा करेंगे, ठीक है? आओ सर, सुनो सुनो सुनो। मैं अगर बात करूं आपके साथ, सारे लोग ध्यान दीजिएगा। वेजरिंग एग्रीमेंट के बारे में अपन लोगों ने पढ़ा। देखिए क्या एसेंस ऑफ द वेजर क्या होता है? ईच साइड, हर एक व्यक्ति को ईच साइड शुड स्टैंड टू विन और लूज डिपेंडिंग अपॉन द अनसर्टन इवेंट। किसके बारे में बोलो? डिपेंडिंग अपॉन अनसर्टन पीरियड टेक्स प्लेस इन द रेफरेंस टू विच चांस इज टेकन। मतलब सिंपल सी बात है, देखो बेसिकली यहाँ पे पैसा लगाया जा रहा है ऐसे इवेंट के ऊपर जिसमें दोनों भी पार्टी का कोई लेजिटिमेट इंटरेस्ट नहीं है। मुझे एक बात बताओ, क्या सीएसके अच्छा खेली तो ऐसा है क्या मैं उसका ओपनिंग बैट्समैन था क्या बेटा? नहीं। या मान लो पंजाब अच्छा खेली तो मुझे एक बात है, एमवी सर डाल रहे थे क्या ऐसा घूम के बॉल डाले क्या एमवी सर ने? नहीं। फिर तो आप समझे क्या, हम दोनों का कोई भी लेजिटिमेट इंटरेस्ट नहीं है। आप सोच के देखो, क्या हम ओनर है क्या उस टीम के? मुझे एक बात बताओ, क्या हम ओनर है क्या उस टीम के? नहीं। तो फिर ऐसे केस में हमारा कोई लेजिटिमेट इंटरेस्ट भी नहीं है उसके अंदर। तो ये क्या बोला जाता है? ये वेजरिंग बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बोलो जल्दी से सर। ये वेजरिंग यहाँ पे बोला जाता है क्या? यस सर। चलो ये सब ध्यान दो यहाँ पे। आओ और क्या, अब देखो इसमें दो पार्ट में डिवाइडेड है। एक होता है बेटा ऐसे ट्रांजैक्शन जो वेजर लागे लागे रे वेजर, है ना, मतलब ऐसे ट्रांजैक्शन जो दूर से देखा तो वेजर नजर आए, पास जाके देखा तो भी वेजर ही नजर आ रही है। और दूसरे होते हैं ऐसे ट्रांजैक्शन जो दूर से देखा तो वेजर नजर आ रहे, बस पास जाके देखा तो वैलिड नजर आ रहे। क्या नजर आ रहे? बोलो, वैलिड नजर आ रहे। तो इसे बोला जाता है ट्रांजैक्शन रिसेंबल। रिसेंबल मतलब जैसा, आप समझ रहे क्या? जैसा ट्रांजैक्शन नजर आ रहे हैं वेजर जैसे, बट है क्या? बट है वो वॉइड, है ना। चलिए सब आओ, सारे के सारे लोग ध्यान देना। देखिए पहला होता है लॉटरी ट्रांजैक्शन। क्या होता है? बोलो जल्दी से। लॉटरी ट्रांजैक्शन, ठीक है ना। तो लॉटरी ट्रांजैक्शन का क्या होता है? आपने लॉटरी वगैरह सुने होंगे, है ना। ऐसी वो चिट्ठी आती है बेटा, है ना, तो आप 500 रुपए देते हो, चिट्ठी खरीदते हो, जितने भी की भी आपको खरीदना है आप टिकट खरीदते हो। फिर अगर वो टिकट बाद में टिकट वो जो नंबर है, अगर आप लकी विनर रहते हो तो आपको 1 करोड़ की लॉटरी मिल जाती है। तो ये जितने भी लॉटरी ट्रांजैक्शन है ये सारे के सारे वेजर होते हैं। क्या होते हैं? बोलो, ये वेजर होते हैं। इस बात का ध्यान रखना। अब क्या हुआ, अब हमने इसको वेजर कर दिया तो ये वॉइड होता है। ध्यान रखना, ये इलीगल नहीं होता है, वॉइड होता है, नॉट एनफोर्सेबल होता है। अब गवर्नमेंट का कहना था यार अगर अपन इसको है ना एक काम करते इलीगल करा देते। फिर गवर्नमेंट ने सोचा पूरा इलीगल अगर इसको करवा दिया तो अपने को टैक्स नहीं आएगा। तो गवर्नमेंट ने बहुत ही प्यारा सा गचको बना किया, मैं अभी आपको पढ़ाऊंगा। देखो सर, लॉटरी ट्रांजैक्शन में कोई स्किल ऐसा है क्या? लॉटरी में आपको स्किल लग रही है, अरे बाप रे कौन सी चिट्ठी उठाओ, बोले ऐसा कोई स्किल है क्या उसके अंदर? नहीं। यहाँ पे प्राइम मोटिव क्या है आपका? गैम्बलिंग करना। क्या है? बोलो जल्दी से। गैम्बलिंग करना, ठीक है ना। चलो तो देखो क्या सर, लॉटरी कोई भी हो वो होने वाली तो क्या है? वेजरी है। तो पक्की बात है वॉइड है, यानी कि नॉन एनफोर्सेबल। मतलब मैं जीत गया और मेरे को 1 करोड़ की लॉटरी भी लगी तो जरूरी नहीं है अगर उसने मेरे को पैसा नहीं दिया तो मैं केस कर सकता क्या? कोर्ट बोलेंगे हम इतने फुकटू बैठे हैं क्या, तुम लॉटरी खेलो और तुम्हारा पैसा नहीं दे तो तुम कोर्ट ऑफ लॉ पे हो। कोर्ट ने बोला हुर यहां से, हम नहीं करेंगे ऐसे कोई केस लॉ वगैरह, हमको नहीं चाहिए ये, है ना। तो वेजर कर दिया। फिर देखो गवर्नमेंट ने क्या किया, अगर लॉटरी स्टेट गवर्नमेंट, या ऐसा मैं समझ लो कि अगर लॉटरी गवर्नमेंट रन करती है ना बेटा, लॉटरी को गवर्नमेंट रन करती है ना, तो उसके ऊपर आईपीसी की धारा नहीं लगेंगी, है तो वो भी वॉइड। मतलब क्या कि गवर्नमेंट ने पैसे नहीं दिया तो आप कोर्ट ऑफ लॉ में नहीं जा पाएंगे, है ना। लेकिन सर अदर, अरे रे 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 अदर देन गवर्नमेंट अगर कोई रन करता है ना तो उसको उसको आईपीसी में धोएंगे, इतने छेद करेंगे उसके अंदर कि वो कंफ्यूज हो जाएगा बेटा कि लॉटरी रखूं या नहीं रखूं करके। मतलब क्या कि कोई भी प्राइवेट में व्यक्ति लॉटरी चला सकता
सकता है क्या? नहीं सर, नहीं चला सकता है, इस बात का ध्यान रखना। उसको लपेट दिया जाता है जेल के अंदर, आईपीसी इंडियन पिनल कोड के अंदर क्रिमिनल प्रोसीजर्स उसके खिलाफ लागू कर दी जाती है। सर गवर्नमेंट वाली अगर लॉटरी होती है ना तो आईपीसी नहीं लगती है, दोनों है तो वेजर ही, समझना, दोनों वेजर ही है, पर वेजर से वॉइड होता है, इलीगल नहीं होता है, वेजर से वॉइड होता है, फटके नहीं पड़ते, फटके काय में पड़ते, आईपीसी में पड़ते, यानी कि कुटाई, है ना। चलो सर आगे समझे क्या? आइए देखो, पहला हुआ तो देखिए, अगर गवर्नमेंट सैंक्शन करती है लॉटरी तो यहाँ पे विल नॉट बी पनिश्ड अंडर आईपीसी, तो उसको आईपीसी में नहीं धोएंगे अपन, अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसको सैंक्शन किया है तो। आगे बढ़ू क्या? बोलो 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 मेरे को जल्दी से, क्या मैं आगे बढ़ू आगे बढ़ू आगे बढ़ू आगे बढ़ू, है ना। सर ड्रीम 11 पे टीम बनाना वॉइड है, बिल्कुल वॉइड है। कल चल के आपको ड्रीम 11 से पैसे नहीं आया तो आप कोर्ट ऑफ लॉ में नहीं जा सकते, देखो पैसे नहीं देता। हाँ अगर कुछ डिस्प्यूट हुआ तो कोर्ट ऑफ लॉ में जा सकते, बट पैसे क्लेम करने के लिए कोर्ट ऑफ लॉ में नहीं जा सकते, ठीक है ना। चलिए तो सर क्यों चलाते, क्या है बेटा, गवर्नमेंट को 30% का इनकम टैक्स मिलता, 28% का जीएसटी मिलता, आप अप्रोक्सीमेट 58% की गवर्नमेंट की कमाई है, क्यों छोड़ेंगी। और कुछ है ना, अब गवर्नमेंट को पता है, समझो आप बात को, कितना भी दारू हानिकारक हो लोग तो पिएंगे, ठोको टैक्स। उसी प्रकार से लॉटरी खेलेंगे, उससे चेक काम करो ना, बारीक में लॉटरी खेलेंगे टैक्स नहीं मिलेगा, एक काम करो लॉटरी को लीगल कर दो और चलने दो, टैक्स की दुकान भी चलने दो। समझ रहे क्या आप बात को? कितना पैसा कमाती है गवर्नमेंट, आप सोच नहीं सकते, इतना पैसा आता है गवर्नमेंट के पास ये लॉटरी, और वो गोवा में है नहीं क्या, कसिनो वसिनो से बहुत अपार पैसा आता है इनके पास, तो इसलिए फिर चलने दो, ये वाली बात है, ठीक है। चलिए सर अब सेकंड चीजों पे आ जाएंगे, पहला हो गया ना आपका, आ जाइए सेकंड पे चलूं मैं, आ जाइए देखो, क्रॉसवर्ड पजल्स एंड कंपटीशन। क्रॉसवर्ड पजल्स एंड कंपटीशन का क्या अर्थ है समझना। जैसे देखो पेपर के अंदर क्रॉसवर्ड या पजल्स आते हैं, मैंने उसको सॉल्व किया और मैंने भिजवा दिया एडिटर को, अब वो एडिटर क्या करेगा, पजल्स को चेक करेगा, सही है तो सारे सही पजल्स को एक जार में डालेंगे, उसके बाद ऐसा घर्रे से घुमाएगा और चुनेगा एक व्यक्ति को, और उस व्यक्ति को इनाम लगता है, उसे भी इन्होंने लॉटरी ट्रांजैक्शन के अंदर डाल दिया क्या? हाँ सर, लॉटरी ट्रांजैक्शन के अंदर यहाँ पे डाल दिया। लेकिन फिर बाद में बोला गया कि सर ऐसी कोई भी कंपटीशन होती है, एथलेटिक कंपटीशन या जो स्किल्स या इंटेलिजेंस के बेस पे होती है ना, वो वाली चीजें वैलिड, अगर वहां पे कुछ रिवॉर्ड मिलता है तो वो वैलिड होती है, ऐसा इनका कहना है, ठीक है। चलिए सर उसके बाद देखो तीसरा, स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शन, ये बहुत बच्चों को नहीं समझता है, आओ मैं आपको समझाता हूं एकदम डिटेल में। स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शन देखो, मैं बात करूंगा आईजी सर, और मैं यहाँ पे किसके बारे में बात करूंगा, मैं यहाँ पे बात करूंगा ईशा के बारे में, ठीक है। ओके, मैंने आज की तारीख क्या है बेटा, आज की तारीख है 1 में, क्या हो रहा है यार, 1 में आज की तारीख है ना। ओके चलो, आज का गोल्ड का रेट क्या होगा, पकड़ लो 75,000 रुपए गोल्ड का रेट है, ठीक है। मुझे क्या लग रहा है कि 30 मई को जो गोल्ड का रेट है ना वो 80,000 रुपए जाने वाला है, ठीक है। तो मैं आज 1 मई को ईशा के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता हूं कि क्या, कि तुम मुझे 1 महीने बाद यानी कि 30 मई को तुम मुझे गोल्ड बेचना 75,000 रुपए में, ठीक है ना। यस, अब ईशा को क्या लगता है, ईशा को लगता है कि गोल्ड का रेट 30 मई को जो है ना ये हो जाएगा 65,000, यानी जो पुराने दाम है ना उसके ऊपर गोल्ड का रेट चले जाएगा, ऐसा ईशा को लगता है। पर 10 ग्राम में 1 तोले की बात कर रहा हूं यहाँ पे, ठीक है ना, ऐसा ईशा को लगता है। तो ईशा सोचती है ठीक है, अभी मैं आज कॉन्ट्रैक्ट कब हो रहा है बेटा, कॉन्ट्रैक्ट आज हो रहा है यानी कि 1 मई को, और इसको फुलफिल कब करना है, 30 मई को इसको फुलफिल करना है, बराबर है ना, 30 मई को इसको फुलफिल करना है, ठीक है। तो ईशा को लग रहा था बाद में भाव कम होंगे, मेरे को लग रहा था बाद में भाव बढ़ेंगे, इसलिए हम लोगों ने आज कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, 75,000 को फिक्स कर दिया, बराबर है, एकदम बराबर है सर। चलो अब देखो यहाँ पे क्या, अब होता क्या है, 30 मई की तारीख आती है, 30 मई को जो गोल्ड का भाव है ना वो 77,000 होता है, क्या होता है बोलो, 77,000 होता है, ठीक है। पर मेरा और ईशा का कॉन्ट्रैक्ट कितने में हुआ है, 75,000 में हुआ है, मतलब मैं ईशा को दूंगा 75,000 और ईशा मुझे कितने का देंगी गोल्ड, 77,000 का गोल्ड देंगी 10 ग्राम, बराबर। मतलब मैं 75,000 दूंगा ईशा को, ईशा जाएंगी मार्केट में 75,000 प्लस 2,000 अपने जेब से डालेंगी, 10 ग्राम गोल्ड लेंगी और मुझे देंगी, मतलब नेट में ईशा के पास -2,000 का घाटा हुआ क्या, बोलो जल्दी से, हाँ सर हुआ। तो मैं ईशा से क्या कहता हूं, मैं ईशा से ये कहता हूं कि मैं आपको 75,000 नहीं देता और आप मुझे गोल्ड मत दो 10 ग्राम, एक काम करो आप मुझे है ना 2,000 रुपए कैश करवा दो, क्या कर दो बोलो, 2,000 रुपए कैश कर दो। मतलब यहाँ पे पार्टीज का इंटेंशन कॉन्ट्रैक्ट करना ही नहीं था,
पार्टीज का इंटेंशन था सट्टेबाजी करना किसी कमोडिटी के प्राइजेस के ऊपर, इसे स्पेक्युलेटिव ट्रांजैक्शन बोला जाता है। सर एक बात बताओ, अगर यहाँ पे गोल्ड का रेट 72,000 हो जाता तो मुझे ईशा को कितना देना पड़ता? 75,000। ईशा मार्केट में जाती, 72,000 का गोल्ड लेती और वापस आके दे देती। ईशा के पास 3,000 रुपए बचते। मतलब ईशा फिर क्या बोलेंगी स्पेक्युलेटिव में? स्पेक्युलेटिव होता तो ईशा बोलती है काम करो आईजी सर, आप मुझे ना 3,000 रुपए कैश करवा दो, 75,000 मत दो, 3,000 मेरा प्रॉफिट होने वाला है, 3,000 मुझे दे दो। आप समझे बात को? तो ये होते हैं स्पेक्युलेटिव ट्रांजैक्शन। क्या होते हैं बोलो जल्दी से? स्पेक्युलेटिव ट्रांजैक्शन इसे बोला जाता है। देखो, एन एग्रीमेंट और शेयर मार्केट ट्रांजैक्शन वेयर पार्टीज इंटेंड टू सेटल द डिफरेंस बिटवीन द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 75,000 एंड मार्केट प्राइस ऑफ सर्टेन गुड्स ऑन स्पेसिफाइड डे, यानी कि 30 मई स्पेसिफाइड डे था और मार्केट प्राइस क्या था वो डिपेंड करता है 30 मई को क्या होगा, 77 हुआ तो क्या, 72 हुआ तो क्या, है ना। तो ये गैम्बलिंग की तरह होता है और इसे भी क्या बोला जाता है? इसे भी वॉइड बोला जाता है। बोलो क्या बोला जाता है? वॉइड बोला जाता है। समझे क्या आप बात को? बाद में कंफ्यूज नहीं होगा ना? बोलो ना मुन्ना, बाद में कंफ्यूज नहीं होगा ना बेटा तू, है ना। तो अच्छे से समझ गए इस बात को, स्पेक्युलेटिव ट्रांजैक्शन को। बोलो 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 मेरे को जल्दी से। यस चलिए आ जाओ। अब मैं फोर्थ पॉइंट के बारे में चर्चा करूंगा। सर फोर्थ पॉइंट क्या होता है? फोर्थ पॉइंट कहता है हॉर्स रेस ट्रांजैक्शन, घोड़े के ट्रांजैक्शन, तुबलुक तुबलुक, मतलब घोड़े दौड़ रहे हो और आप उसके ऊपर पैसे लगा रहे हो बेटा। तो इन्होंने क्या, मुझे बताइए ऐसे शौक कौन पालता है? बड़े लोग पालते हैं। अब अगर ऐसे शौक बड़े लोग पालते हैं तो बड़े लोग 500 रुपए के नीचे लगाएंगे पैसा या 500 के ऊपर लगाएंगे? 500 के ऊपर लगाएंगे। तो इन्होंने क्या बोल के रखा है, अगर कोई व्यक्ति हॉर्स रेस के ऊपर पैसा लगाता है 500 रुपए के ऊपर तो वो वैलिड है, लेकिन आप 500 रुपए के नीचे लगा रहे हैं ना, वो वॉइड है, वो वेजर है। क्या चिंदी आदमी है तू? छोटा आदमी है। छोटा आदमी थोड़ी लॉ को कुछ कंट्रोल कर सकता, बड़ा आदमी लॉ को कंट्रोल करता है जो 500 रुपए के ऊपर लगा सकता है। तो 500 रुपए के ऊपर वाला वैलिड, वैलिड, समझे आप बात को, और 500 रुपए के नीचे वाला वॉइड होता है। समझे क्या आप बात को? बोलो 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 मेरे को जल्दी से, क्या आप इस बात को समझे क्या, है ना। तो इसे क्या बोला जाता है? हॉर्स रेस ट्रांजैक्शन इसे कहते हैं। क्या कहते हैं बोलो जल्दी से? हॉर्स रेस ट्रांजैक्शन होता है, ठीक है ना। अविनाश कह रहा है सर गोल्ड अगर 75,000 का ही होता। अरे बेटा अविनाश, यहाँ पे इंटेंशन पहले ही डिसाइड कर लिए जाते हैं कि मैं आपको गोल्ड नहीं दूंगा, मैं आपको पैसे नहीं दूंगा, आप गोल्ड मत देना, अपन जो डिफरेंस होंगे प्राइस को वो सेटल कर लेंगे। तो इंटेंशन तो आज ही डिसाइड हो गया ना आपका 1 मई को, तो उसे अपन तुरंत वेचर बोल देंगे, है ना। ऐसा नहीं होता है कि उस दिन जाके मैं डिसाइड कर रहा, ना ना, मैं आपको एग्जांपल में बताया वैसा इंटेंशन आज ही डिसाइड हो जाता है, ठीक है। तो मैंने क्या कहा सर, 500 के ऊपर अगर कुछ रहा तो वो वैलिड होता है और 500 के नीचे अगर कुछ रहा तो वो क्या हो जाता है बेटा जी? वो वॉइड हो जाता है, क्योंकि वो क्या है? वो वेजर है। वो क्या है? वो वेजर है, ठीक है। चलो सर आगे बढ़े, बोलो 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 आगे बढ़ो। यस सर, तो ये भी अपना एक पार्ट हो जाता है समाप्त। क्या बात है। चलिए सर आ जाएंगे नेक्स्ट वाले पॉइंट के ऊपर चलूंगा मैं अब। ट्रांजैक्शन, ऐसे ट्रांजैक्शन जो वेजर जैसे लग रहे हैं बट क्या नहीं है? वॉइड नहीं है। इसी का मतलब होता है ये क्या है? ये वैलिड है। बोलो क्या है? ये वैलिड है। समझना बात को, ये वैलिड है। जो भी बच्चा रिकॉर्डेड देख रहा है, अगर आपको किसी भी पॉइंट पे कोई चीज नहीं समझ आया तो आपको फिर से रिवाइंड करके उतना पोर्शन देख लेना है, आपको समझ में आ जाएगा बेटा, ठीक है। जो भी बच्चा इसको देख रहा है, अब समझिए, मैं एक चीज को 2-4 बार रिपीट यहां नहीं कर सकता, वीडियो इलोंगेट हो जाएगा। जिसको एक बार में समझ गया उसका नुकसान हो जाएगा, है ना। तो ऐसा नहीं करना। ये रिवीजन लेक्चर, रेगुलर क्लास में वो यही सब चलता है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, इसी के लिए तो रेगुलर क्लासेस होती, लेकिन ये रिवीजन क्लासेस है अपनी। तो यहाँ पे चीजें खटाखट फास्ट 1 गो में होनी चाहिए, ठीक है ना। चलो सर आओ यहाँ पे ध्यान दो। अब बात करेंगे चिटफंड ट्रांजैक्शन। चिटफंड ट्रांजैक्शन मतलब मम्मी की किटी पार्टी होती है ना बेटा, है ना। वो बोलते नहीं ऐसे बीसी बोलते नहीं क्या बेटा, कुछ और मत समझना। अब ऐसे कि इसमें समझिए मैं क्या कह रहा हूँ, वहां पे लोग जमा होते, पैसे को कंट्रीब्यूट करते, उसमें से जो भी लकी विनर होता है वो बेटा पैसे उसको दे दिए जाते हैं, ठीक है ना। फिर उसके बाद क्या होता है, अगले बार आते सब फिर से पैसा कंट्रीब्यूट करते हैं। पहले वाले जिसको पैसा मिल गया तो उसको अलग करके बाकी लोगों में से लकी विनर को पैसे दे देते हैं, समझे। तो ये चिटफंड वाले ट्रांजैक्शन होते हैं, किटी पार्टीज बेसिकली जिसे बोला जाता है। तो ये बिल्कुल वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, बिल्कुल भी वॉइड इसके अंदर है क्या? नहीं सर, ये बिल्कुल भी वॉइड है। याद करना लक्ष्मी चिटफंड करके। सर वो लक्ष्मी चिटफंड में क्या होता था, थोड़ा सा समझाओगे आपको?
थोड़ा रेगुलर क्लास का कंटेंट है पर समझा देता हूँ आपको। देखो सर क्या होता है एक्चुअली चिट फंड में, कैसा होता है समझो। मानो ए बी सी और डी है, ये सब डिसाइड करते हैं कि हम 25,000 कंट्रीब्यूट करेंगे, तो ये 1 लाख रुपए कंट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है ना। अब इसमें से पूछा जाता है भैया किसको पैसे की जरूरत है। ए कहता है मेरे को जरूरत नहीं है, बी कहता है मुझे जरूरत है, सी कहता है जरूरत है, डी कहता है जरूरत है। तो यहाँ पे ये लोग बोली लगाते हैं ब्याज से। बी कहता है मैं 8% देने रेडी हूँ, सी कहता है मैं 10% देने रेडी हूँ, डी कहता है मैं 11% देने रेडी हूँ। तो डी को मान लो ये 1 लाख रुपए दे देते हैं। अब डी क्या करेगा, 11% का ब्याज देगा अगले महीने के एंड पे, जो चारों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। एक डी का हिस्सा, बाकी एबीसी का हिस्सा, बराबर ना। यस। अब अगले महीने फिर मिलेंगे, फिर सब लोग 25,000 लाके 1 लाख लाएंगे। अब यहाँ पे डी बोली नहीं लगा सकता, अब कौन, बी सी और ए लगा सकता है। फिर से ब्याज वाला जिसको जरूरत है, फिर आखिरी में 2 ही बचेंगे, फिर जिसको जरूरत है वो लेके जाएगा, फिर आखिरी में 1 ही बचेगा। तो 4 महीने बाद सबके पास 1 लाख रुपए आ जाएंगे। समझ रहा बात को, सब 25,000 जा रहे और 1 लाख आ गए। और 4 महीने बाद ये 11% का जो ब्याज है ये खत्म हो जाएगा डी का, फिर से चालू होंगी चीजें, बराबर। तो ये चिट फंड का पूरा ऐसा कॉन्सेप्ट होता है। अब जब ये आप बहुत बड़े लेवल पे करते हो, है ना, तो जैसे लक्ष्मी चिट फंड बताया था, बस उसी के बारे में वैसी बात यहाँ पे की गई थी। तो वो मेंबर्स लोगों को ही पैसा वहां पे डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है क्या? हाँ सर, मेंबर्स वाले लोगों को ही यहाँ पे पैसा डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है, ठीक है। चलिए सर, सेकेंड पॉइंट देखिए, कमर्शियल ट्रांजैक्शन। सर कोई भी ऐसे कमर्शियल ट्रांजैक्शन, जैसे देखो शेयर मार्केट के ट्रांजैक्शन है, जहां पे आप डिलीवरी ऑफ गुड्स ले रहे हो या शेयर्स ले रहे हो। अगर मैं आज शेयर्स को खरीद रहा हूं बेटा, तो वो वेजर नहीं होता है, मेरे पास आ रही है ना। शेयर्स मतलब एक प्रकार के असेट है, कंपनी में हिस्सेदारी है, तो मेरे पास शेयर्स आ रहे हैं ना, तो ऐसे केस में वो आपको लगेंगे वेजर जैसे, पर है नहीं। समझ रहे हैं आप बात को, लगेंगे वेजर जैसे, है नहीं। सर इसके अलावा गेम ऑफ स्किल एंड एथलेटिक कंपटीशन, जैसे मान लो विराट कोहली ने बहुत चौके छक्के मारे, उसके बाद विराट कोहली को 1 लाख रुपए का प्राइस मिला, तो इसको आप वेजर बोलोगे क्या? बेचारा इतना मेहनत करके चौके छक्के मार रहा, आप उसको 1 लाख रुपए दे दे, बोले वेजर हो गया, ऐसा नहीं चलता है, ठीक है ना। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चलेगा। तो क्या बोल के रखा है, अगर गेम्स ऑफ स्किल या एथलेटिक कॉम्पिटिशन होती है ना, तो उसको वेजर नहीं माना जाता। अब एक बहुत पुराना सडूसा एक्ट है बेटा, प्राइस कंपटीशन एक्ट, जो कहता है कि अगर आपने 1,000 रुपए के ऊपर पैसे दिए ऐसे प्लेयर को, तो वो वेजर होता है, और 1,000 रुपए के नीचे अगर आपने दिए तो वो क्या होता है, वो वेजर नहीं होता है। यानी कि वो क्या होता है, यानी कि वो वैलिड होता है। वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, वेजर होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। वेजर से कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होता है, और वॉइड से कॉन्ट्रैक्ट नॉट एनफोर्सेबल होता है कभी भी। ध्यान रखना, क्या होता है, नॉट एनफोर्सेबल होता है कभी भी। आप समझे क्या? मतलब आप सोच के देखो, विराट कोहली को अगर वो 1,00,000 रुपए नहीं दिए और गलती से उसने एक इंस्टाग्राम के ऊपर पोस्ट डाला, तो जिस कंपनी ने वो स्पॉन्सर किए थे 1,00,000 रुपए, उसकी तो ऐसी तैसी हो जाएंगे बेटा, लोग तो छोड़ते ही नहीं बिल्कुल भी। आप समझ रहे बात को, उसका जो शेयर का डाउनफॉल होगा वो एक अलग, बराबर। तो इसलिए कभी भी इसका मतलब वेजर का मतलब होता है वॉइड होना, कि कोर्ट में नहीं जा सकते। लेकिन ये बात नहीं है कि आप दे नहीं सकते, आप दे रहे हो, सामने वाला ले रहा है, बस खत्म। लेकिन अगर आपने नहीं दिया तो विराट कोहली कोर्ट ऑफ लॉ में नहीं जा सकता 1,00,000 रुपए के लिए। वो बोलेंगे ये छोड़ रहे, मैं एक इंस्टाग्राम को पोस्ट डालता 10 लाख मिल जाएंगे मेरे को, है ना। समझ रहे आप बात को? तो इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा क्या? यस सर, ठीक है, आ जाइए। फिर आखिरी में आता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट इंश्योरेंस निकालते हो तो उसमें भी ऐसा ही होता है, आप कंपनी को पैसा देखते हो कि कोई अनसर्टन इवेंट अगर हो गया ना, तो प्लीज मुझे जो भी नुकसान हुआ उसका पैसा दे देना। जैसे घर के लिए मैं फायर इंश्योरेंस निकाला कि मैंने प्रीमियम दिया, और मान लो कल चल के घर को आग लगी या कुछ भी उसके कारण नुकसान हुआ, तो ऐसे केस के अंदर प्लीज मुझे पैसा दे देना ना कंपनी, ऐसा मैं अगर कहूं तो इसे इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट बोला जाता है। और ये बिल्कुल बिल्कुल वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता है क्या? यस सर, बिल्कुल बिल्कुल वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है ना। क्या मैं आगे बढ़ू? बोलो 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 मेरे को जल्दी से। यस सर, यहाँ पे हो जाता है अपना क्या, यहाँ पे हो जाता है अपना यूनिट नंबर 3 पूरा पूरा फिनिश ऑफ हो जाता है बेटा जी। आज का आपका टास्क क्या है, यहाँ से लेके पूरा आखिरी तक इसको फिनिश ऑफ कर देना। सब 2 पार्ट में अपन ने इसको खत्म कर दिया है। मेरे हिसाब से आपको बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिल गई होंगी। जब आप बस एक चीज का ध्यान रखना, जब आप पढ़ो ना, तो एक चीज करना, इंश्योरेंस और वेजरिंग के बीच, इंश्योरेंस और वेजरिंग के बीच में ना डिफरेंस है बेटा, उसको आपने पक्के से पढ़ना है। क्या करना है, उसको आपने बिल्कुल पक्के से पढ़ना है।
है ना, जो आपके इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में दे के रखा है। ठीक है, यस, तो आपको एकदम बढ़िया से सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। डन है, यस। तो ये आज आपका टास्क है। होप्स तो आप बढ़िया से पढ़ रहे हो। आपको लेक्चर पसंद आया तो जरूर से लाइक करना है यार, भगवान प्लीज वो बच्चे को एक्स्ट्रा मार्क दे देना जो वीडियो को लाइक करे करके, है ना। चलो जस्ट किडिंग गाइस, चलो यार बढ़िया से पढ़ो। देखो अभी एग्जाम में बहुत ज्यादा कम समय, अब तो मई भी चालू हो गया, अगले महीने अपना पेपर चालू हो रहा है। इफेक्टिवली 45 डेज के आसपास बचे हुए हैं। मैं अपना बेस्ट दे रहा हूँ, मैं अपना लाइव जो आपको बोला था वो बराबर वो समय आ रहा हूँ, मैं अपना पढ़ा रहा हूँ सब कुछ चीजें। बट आप ही एक चीज ऑब्जर्व करो, आप खुद सोचो। देखो हो सकता है आपके पास रीजन हो करके, है ना। मान लो शुरुआत में अपने पास उस दिन 650 बच्चा लाइव देख रहा था, और आज लगभग अपना 320 के आसपास बच्चा, 50%, है ना। और रिजल्ट कितना आता है फाउंडेशन का? 30%। नो डाउट 30% क्यों आता है? हम में कंसिस्टेंसी नहीं है बेटा। हम जोश जोश में चीजें चालू कर देते और उसके बाद खत्म नहीं करते। अब ये बच्चा एग्जाम के पहले हो अल्लाह करेगा देखने के बारे में, अरे बाप रे सर कुछ तो भी नहीं हो रहा, बता दो क्या करूं। फिर कोई मैसेज डालेगा, सर मैं आज से पढ़ना चालू करूं तो पास हो सकता हूं क्या? क्या कर रहा है भाई तू, क्या कर रहा है ना। ऐसा मत करो। आप आराम से, अगर आपने कोई चीज चालू की है तो बढ़िया से उस चीज को फिनिश करो, है ना। आप ऐसा अधबीचला कुछ भी करेंगे। अभी बच्चे मेरे से कल एक जन पूछ रहे थे एमटीपी कब कराओगे। अब मैं अपने एग्जिस्टिंग शेड्यूल को डिस्टर्ब करके नहीं कर सकता। देखो अभी इसके बाद जस्ट खत्म हुआ मेरे इंटर का क्लास है, अब जिस दिन शाम में इंटर का क्लास नहीं होगा मैं एमटीपी रख लूंगा। पर मैं ये नहीं बोल सकता मैं रिवीजन लेक्चर को छोड़ के अभी एमटीपी कराता, नहीं नहीं। अभी वो चल रहा है ना, अभी वो मेरी जिम्मेवारी है ना। अगर मैंने एक बार कोई चीज अनाउंस कर दिया है तो वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, तो मुझे उसको फिनिश करना पड़ेगा। आप समझो, अगर मैं सीए बनने के बाद इस चीज को ध्यान रख रहा हूं और वो भी यूट्यूब के ऊपर, यूट्यूब पे ऑब्लिगेशन है क्या? मुझे एक बात बताओ। हाँ, अगर आपने बैच लिया है उस बैच के अंदर मेरा ऑब्लिगेशन है। अगर मैं शिद्दत से लाइव आ रहा हूं 3:45 को शार्प लेक्चर, 5 मिनट भी मैं लेट नहीं करता। जब मेरा बैच भी होता था 3:45, मैं 5 मिनट भी लेट नहीं होता था। मैं आराम से 3:45 का 4 कर सकता हूं। मेरा पुराना दोपहर में 2 बजे बैच खत्म होता है, खाना खाता हूं, थोड़ी देर रेस्ट करता हूं, यहाँ पे आता हूं लाइव लेने। आप समझो बात को। मैं आपको ये नहीं बोल रहा मैं कोई बहुत भारी काम कर रहा हूं, नहीं। मैं ये बोल रहा हूं कि आपको कंसिस्टेंसी रखना पड़ेगा। आप ये मत सोचो 10 मिनट है 5 मिनट है क्या तो होगा, बहुत कुछ होगा। बाद में ये 10-15 मिनट ही आपको ध्यान में आएंगे, काश में ये कर लेता, काश में वो कर लेता। ये सब चीजें नहीं करने का। जब पढ़ाई का समय तब शिद्दत से पढ़ाई करने का, कुछ और चीजें नहीं दिखनी चाहिए। जब खेलने का समय आएगा तो शिद्दत से खेलने का, फिर कुछ भी नहीं करना है बाकी चीजें। आपका कैसे पढ़ाई के समय पढ़ाई नहीं करेंगे, फिर खेलने का समय आएगा तो वहां पे पढ़ाई के बारे में सोचेंगे। क्या कर रहे हो? मत करो, बिंदास पढ़ो, बहुत सारा पढ़ो। 45 डेज के अंदर इतना आपने पढ़ना है, इतना आपने पढ़ना है, सोचना ही नहीं है। दिन रात सुबह शाम सिर्फ और सिर्फ अपने पढ़ाई पे कॉन्सेंट्रेट करो और कुछ नहीं। हो सकता, देखो क्या होता है कभी कभार कुछ अनसर्टन डेज होते हैं, अपने को नहीं ध्यान में आता है यार। अपन बीमार हो सकते हैं, घर पे कोई रिलेटिव आ सकता है, अचानक से कुछ काम आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। बीकॉम के कभी वो बीच में टपक पड़ते बीकॉम के एग्जाम, 100 कारण होते हैं अपने पास, है ना। पर आपके कारण ही अलग है। आप मैं अगर मैं बीच में पूछा मैं क्यों लाइव नहीं आ, सर वो एक्चुअली है ना 2 दिन कैसा हो गया था, वो एक दोस्त आ गया था, फिर वो पढ़ाई नहीं हो पाई, फिर उसके बाद अब क्या, फिर सोचा कि अब कर लेता हूं, देखेंगे सर आ जाएंगे बाद में, रिकॉर्डेड देख लेंगे। यही तो बात है, आपका प्रोक्रेस्टिनेशन ही एक दिन ले डूबता है अपने को। अब समझो बात को। जरूरी एक्चुअली क्या है, ये जो टेक्नोलॉजीज है ना, इसके हार्मफुल भी है और ये फायदेमंद भी है, अपन कैसा यूज करते हैं। अगर आपको पता है आपको फोन डिस्ट्रैक्ट कर रहा है तो आपके अंदर वो ऐप से नहीं होनी चाहिए फोन में जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। अभी कोई जरूरत नहीं है इंस्टाग्राम के आपके बिना मरे जा रहा है कि आप नहीं है तो मार्क जुकरबर्ग आपके घर पे आएगा क्या, प्लीज डाउनलोड कर ले यार मीटा, मेरा मीटा नहीं चल रहा करके। ऑब्वियस सी बात है ना, उसको कोई फर्क पड़ रहा है क्या? नहीं। आपके इंस्टा चलाने या ना चलाने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आपको लगता है कि किसी को फर्क पड़ता है तो आप 1 महीना बंद करो, उसको भी फर्क नहीं पड़ेगा। समझे आप बात को? तो उसको भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं वही कह रहा हूं आपके साथ। मैं आपको एक दिल से एक बात बताता हूं। अगर आप सीए बने ना, आपको पूछेंगे बेटा, समझिए बात, लोग आपको इज्जत देंगे। आप मजाक नहीं करो, बहुत इज्जत देंगे। आप कुछ वाहियात भी बोलेंगे तो भी लोग आपको इज्जत देंगे, ये भी मैं आपको बता देता हूँ, समझो। क्योंकि ये आपके नाम के इनिशियल्स की वैल्यू इतनी है, ठीक है। अगर आप मान लो एग्जाम्पल के लिए, कोई व्यक्ति जैसे सिर्फ और सिर्फ कोई बीकॉम है, कोई बहुत पैसा कमाया किसी ने, ठीक है ना, कोई बिजनेसमैन है बहुत पैसा कमाया उसने, कमाया, पर वो कोई बोला भी ना, लोग उतने इससे शायद उसकी बात को ना माने। मैं आपको ये बात बता देता हूं, प्रोफेशन मैटर करता है, ये आप एंड तक ध्यान रखो। प्रोफेशन मैटर करता है, लोगों को समझ में आता है। हो सकता है लोग सामने आपकी बात सुन ले,
क्या मैं सेकंड पर्सन के बारे में बात कर रहा हूं, लेकिन उसकी वो इज्जत नहीं हो सकती जो इस पर्सन की इज्जत होती है। कोई भी प्रोफेशन, सीए हो, सीएस हो, सीएमए हो, कोई यूपीएससी करे, कोई दूसरा पढ़े, इंजीनियर, कोई भी हो, मैं क्या बोल रहा हूं, कोई भी हो, तो उसका बहुत फर्क पड़ता है, वट गिरता है। समझिए आप बात को। आपको जॉब में, आपको बिजनेस भी करना है, तो अगर आप सीए बन के करते हैं, आप और तरक्की कर सकते हैं। आप समझिए, है ना। तो अगर आप यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं, तो अभी आपका काम है केवल और केवल पढ़ाई करने का। वहां पे 4 प्रकार की चीजें सोचते हैं, मैं स्टार्टअप चालू करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। मतलब जीवन, जिंदगी अगर मम्मी पापा के पैसों पे पलना है आपको, है ना, स्टार्टअप भी करना है, बोले आप ही पैसे दो मेरे स्टार्टअप के लिए भी, है ना, सब वही करना है अपने को। तो आप अपना दिमाग चलाओ, पहले पढ़ाई के वक्त चलाओ, फिर बाद में चलाना दूसरे जगह, ठीक है ना। बहुत सारे लोग रहते हैं, सर ऐसा कर सकते क्या? कुछ नहीं कर सकते, चुपचाप अभी पढ़ाई कर सकते, क्योंकि 1 महीने बाद पेपर है अपने। एक बार पेपर हो गए, फिर जो करना है करना, ठीक है ना, बनाओ फिर जो जो चीजें बनाना है आपको। लेकिन अभी आपका फोकस केवल और केवल एक गोल के टुवर्ड्स होना चाहिए। वो एक गोल को आपने सोच लिया, बस उसको अचीव करने के लिए जी जान आप लगा दीजिए, बाकी और कुछ भी मत सोचिए बेटा। मैं कुछ भी बोलूं, कभी भी आपको चिल्लाऊं, प्लीज आपको बुरा लगे तो बुरा मत मानिएगा। मैं बस, मेरे को कभी कभार दुख होता है, क्योंकि क्या होता है, आप समझो बात को, मैं आजू बाजू गुजरा हूं ना, हमारे इसमें मेरे फ्रेंड सर्कल में आप समझिए 10 लोग थे हम, इसमें से 4 सीए बने, बाकी सीए नहीं बन पाए। उनके पास कॉमर्स फील्ड लेने के बाद कोई ऑप्शन नहीं रहता है एमबीए के अलावा, और कोई ऑप्शन नहीं बचता है बेटा। आप समझो बात को। और फिर अच्छा नहीं लगता है ऐसा कि बाकी 4 बन गए, काश ये भी हमारे साथ मेहनत करते तो बन गए होते। तो बाद में आपको ये नहीं लगना चाहिए काश यार मैं वो समय मेहनत किया होता ना, तो यार आज अलग होता कुछ तो भी, है ना। तो वो दुख नहीं होना चाहिए आपको, बस मैं इतना कहना चाह रहा हूँ, बाकी और कुछ भी नहीं, ठीक है ना। चलिए गाइस, थैंक यू सो मच वंस अगेन, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर। प्लीज बहुत मेहनत कीजिए, अच्छे से मेहनत कीजिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। डेली हम लोग 3:45 को लाइव क्लासेस लेते हैं। जितनी भी इंपॉर्टेंट लिंक्स है, जैसे प्लेलिस्ट की लिंक, ये नोट्स की लिंक, सारे इस लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर मैंने पिन करके आपके लिए रख दिया हूँ, राइट। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन। बहुत बहुत धन्यवाद इस सेशन को देखने के लिए।